Great. And स्क्रीन दिखे तो बताना मुझे। यस सर, दिखा दे रहा है। चलो अभी बनाने वाला क्यों आ रहा है। ऑलराइट। हाँ, तो देखो सिलेबस तो आपको पता ही होगा ना, इस पेपर में क्या है एटलीस्ट इतना तो आप लोग होमवर्क या तो आइडिया होगा ही। करेक्ट। ये आपका पेपर 4 के अंतर्गत आता है। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी और ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस सारे का कॉम्पोजिशन है। तो अभी बताइए कुछ क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉलिटी का नहीं पूछ रहे, नहीं इकोनॉमिक का पूछ रहे हैं, नॉर्मल। और आपका 4 जीएस है, राइट। जीएस पे 4, तो जिसमें से आपका GS1, GS2, GS3, GS4, राइट। और इसको हम पेपर के टर्म में बोले तो इस टाइप का पेपर 4, तो ये हमारा पेपर 5 होता है इकोनॉमी। करेक्ट, पेपर 5 हो गया इकोनॉमी वाला भी। ये पेपर कौन सा हो गया, पेपर 6। ये हो गया जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। ये पेपर कौन सा हो गया आपका, ये आपका हो गया पेपर 4, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑब्वियसली पेपर आपका 3rd। ये क्या हो गया आपका, हिस्ट्री एंड लिटरेचर। तो अभी तक इनको, अभी तक जितना पढ़ाई किया है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, मेक श्योर कीजिए। हाँ ओके, ऐसा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमने जो स्टार्ट किया है पेपर 5, और अभी पेपर 4 करने वाले हैं। ठीक है? तो इन जनरल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, है ना, कि सब ये चारों में से, है ना, सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा है, जो आप लोगों को फील होता है, बताइए। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे चीजों को। हाँ? बोलिए। हाँ सर, पॉलिटी एंड पब्लिक सर। अच्छा, आपको आपके हिसाब से ये मतलब ये वाला टफ है। हाँ ओके। सर, थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है इसमें। बाकी लोगों का सब बराबर है। सर इकोनॉमी। अच्छा, बाकी का इकोनॉमी। ओके। ओके, कारण क्या है पता है, कारण क्या होता है इन सब सब्जेक्ट का। इसलिए 2 सब्जेक्ट इसलिए, देखो, आप ये पेपर कहीं ना कहीं देखते हो कि जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सब आए दिन कुछ ना कुछ आप चीजों को या तो बहुत पहले से आप सुनते आए हो, पढ़ते आए हो 10th लेवल से भी, है ना, कि इन्वायरमेंट ईवीएस पेपर होता है ना, ईवीएस, वो पढ़ते हो। जनरल साइंस तो पढ़ाई करते ही करते हो, राइट। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं पढ़ाई करते, लेकिन टर्मिनोलॉजी का, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, वो टर्म आपको पता होता है, राइट। तो वो चीजें इसलिए आपको याद प्रॉब्लम नहीं करती है। और ये तो पेपर है ना, ये सब आप उतना नहीं पढ़ाई, तो पर उतना क्या, ये पॉलिटी, ये सब आपका, अगर एक्चुअल में पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आपका सिलेबस में रहता ही नहीं है क्लास 11th 12th में भी, राइट। ये आपका पॉलिटी रहता है 11th में, थोड़ा ढंग से विस्तार से दिया था। 10th लेवल तो कुछ नहीं, वही डेमोक्रेसी वगैरह सब पढ़ाई करते हो, 1 2 चैप्टर आता है कि डेमोक्रेसी क्या है। और इकोनॉमी का फिलहाल सेम है, इसीलिए दिक्कत ज्यादा करता है ये तो पेपर। बाकी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ाई करते हो, 10th तक तो पढ़ ही लेते हो, है ना, बेसिक बेसिक चीजें। ओके। तो अब जैसे कुछ टर्म, जैसे कि आप होता है ना कीवर्ड, जैसे मैं बात करता हूँ कोई भी टॉपिक का, कोई भी सब्जेक्ट का टर्मिनोलॉजी जो होता है ना, वही आपका पेपर को डिफाइन करता है कि आप हर सब्जेक्ट का आप टर्मिनोलॉजी, मतलब जो कीवर्ड है, कितने कॉन्फिडेंट हो उस कीवर्ड को लेके, मतलब कॉन्फिडेंट इन द सेंस कितना आपका स्ट्रांग होल्ड है ना,
स्ट्रांग होल्ड का मतलब आप कितना अच्छे से उस कीवर्ड को समझते हो, उस कीवर्ड के आ, मतलब क्या निकाल पाते हो, है ना, उसको कहाँ पे यूज करते हो, है ना। जैसे कि हमने जब पढ़ा था, एक आपको बताया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। जब इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे थे डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब इस टर्म का मैंने आपको हिंदी भी बता दिया था उस समय में, जनसांख्यिकी विभाजन, राइट, ये बताया था। अब इस टर्म का एक्चुअल लिटरल लिटरल मीनिंग क्या होता है ना, कहाँ पे यूज करते हैं। तो अब अगर जिसको ये कीवर्ड या तो टर्मिनोलॉजी ये नहीं पता होगा, तो मान के चलिए उस सब्जेक्ट में उसका स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ अच्छा पकड़ नहीं है, कहने का मतलब सिंपल सी बात करें तो सब्जेक्ट में उसका पकड़ नहीं है। सिमिलरली अगर हम अगर पॉलिटी की बात करें, अगर हम बात करते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे आज हमारा पहला ही इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ा दूं, है ना। क्या बोलते हैं पॉलिटी का, जो आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 11th रहता और 9th और 10th। तो आप लोगों ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैं सोचा छोड़िए एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस में है उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब तक फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटी की बात करें, सिंपल सा पॉलिटी की बात करें, तो हम अगर बात कर ले सिंपल की पार्लियामेंट्री ओके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक वर्ड यूज करता हूँ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब संसदीय सरकार का मतलब, ओके, संसदीय ओके सरकार, और संसदीय संसदीय प्रणाली है जो भी बोलना है, ठीक है। फॉर्म का मतलब ये हो गया, तो सरकार का जो फॉर्म होगा किस टाइप का होगा, पार्लियामेंट्री, ठीक है। या तो दूसरा टाइप का क्या होता है किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, प्रेसिडेंशियल, राइट, प्रेसिडेंशियल, जैसे कि यूएस में, अभी डिटेल्स में बताऊंगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जब तक आपका ये सब टर्म में आपका पकड़ नहीं रहेगा ना कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट्स से पॉपुलर सोवरानिटी, पॉपुलर सोवरानिटी, ओके। तो ये मतलब क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो क्या है, ये सब आपका टर्मिनोलॉजी है, राइट। मतलब सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, ठीक है। अब संप्रभुता का मीनिंग ही नहीं मालूम तो एक पॉपुलर सोवरेनिटी आप समझ नहीं पाओगे। अब इस टर्म को मतलब जब समझ में नहीं आएगा तो फिर टर्म को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये सब आपको एग्जामिनर चाहता है कि आप जब पॉलिटिकल क्वेश्चन लिखते हो तो ये सब आपको आंसर में दिखना चाहिए, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, ओके। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लोकप्रियता, पॉपुलर का मतलब लोकप्रियता, संप्रभुता, ठीक है। तो ये सब बेसिक बेसिक आपको कहाँ मिलता है, जब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, है ना, कोई स्टैंडर्ड अच्छे से बुक पढ़ते हो, तब आपको क्या होता है कि उसका मीनिंग पता चलता है कि उस टर्म का मीनिंग क्या है। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा है फिर इसका एक्चुअल यूज कहाँ पे हो, राइट। तो चलिए कोई नहीं, है ना, हम आपको नहीं पता आप लोगों को, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, है ना, बेसिक से शुरू करेंगे, है ना, जिसमें से आपका पहला क्या है, हालांकि अगर डायरेक्ट पढ़ा जाए तो आपका सीधे प्रियम्बल से शुरू हुआ है ना, प्रियम्बल पहला टॉपिक। बट प्रियम्बल अगर पढ़ा दूंगा तो मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगा, ये सब टर्म अब काफी यूज में आएगा जो मैं बता रहा था, है ना। तो कुछ चीजें जैसे जैसे टॉपिक सब आते जाएगा तो हम कर लेंगे भाई। तो आज हमारा डे 1 है पॉलिटी का, ठीक है। तो अभी आपको फील होगा कि जैसे कि हम आपको इकोनॉमी भी फील हुआ, है ना, कि कैसे आप हमने बेसिक्स को कवर किया, बेसिक के साथ साथ इकोनॉमी को कवर किया, मतलब एडवांस को किया, एडवांस के साथ साथ करंट अफेयर्स को कवर किया, सारे को कवर करते गया, राइट। जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा दिक्कत अभी हो रहा होगा बट समझ में आ रहा होगा, है ना। बट पॉलिटी में मैं तो लगता है कि जो भी सिविल सर्विस का तैयारी करता है तो पॉलिटी तो मुझे लगता है कि फर्स्ट उसका पढ़ने का तरीका या तो सब्जेक्ट जो होता है पॉलिटी से ही स्टार्ट होता है, ये सर नो लक्ष्मीकांत, या तो कहीं भी कोचिंग में भी जाते हो तो मोस्टली इसी को शुरू किया जाता है। आप लोग कितने लोग एग्री हो मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटी ही ज्यादा लोग टाइम भी देता है पढ़ने में, ठीक है।
पता नहीं कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट फील होता है कि उसको लगता है कि कि पॉलिटी अगर पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, है ना। बहुत लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये पेपर, है ना। बहुत लोगों को बोरिंग भी लगता है कि बहुत सारे आर्टिकल है, ऐसा है, ठीक है। तो और ये कहा जाता है कि कहा मतलब जो लोग जो स्टूडेंट ज्यादा एज्यूम करते हैं कि पॉलिटी अगर मैं पढ़ूंगा तो सारा चीजों में इंटरलिंक कर सकता हूँ, है ना। मतलब ऐसा कोई इनफैक्ट है ही नहीं, है ना। क्योंकि अगर देखो जनरली पॉलिटी का काम इकोनॉमी में तो होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल बजट अगर आप लिखते हो, है ना, तो बजट कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल में है। बजट बजट भी पास कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट में होता है। तो कुछ कुछ चीजें ओवरलैप करते हैं, कहने का मतलब ये ओवरलैपिंग का बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है ना। इकोनॉमिक सर्वे में भी क्या होता है, फिर अगेन कुछ कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये दो पेपर काफी एक दूसरे से बहुत सारे टॉपिक में क्या है का कॉम्प्लीमेंट करता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले बताइए और कुछ चीजें, बेसिक चीजें। पहला है डे वन है तो हम सीधे प्रीएम्बल पे जाएंगे नहीं, कुछ बेसिक चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो आप बताओ लास्ट ईयर, है ना, जो हमारी प्रेसिडेंट है, कौन है प्रेसिडेंट अभी हमारे इंडिया की। आपने एक टर्म सुना होगा, हमारा संविधान। जब संविधान पढ़ाई कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक क्या मतलब करंट अफेयर। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये नाम सुना है। दैट मीन्स हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर प्राइड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर प्राइड, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स को पढ़ा कीजिए, ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी लक्ष्मीकांत बुक जाइए, कोई कोचिंग जाइए, ये सब आपको टर्म जो है ना मिलेगा नहीं। और यही सब जब लिखोगे वर्ड में, मेंस में, और ये किसके द्वारा, मैं प्रेसिडेंट का नाम पूछा आप लोगों से, कौन है इंडिया का प्रेसिडेंट अभी, बेसिक द्रौपदी क्वेश्चन है। मुर्मू। हाँ, और इसने कब यूज किया था, आप बताओ कि हमारा देश में जो, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इतना पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है ना। आप, मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना आपको थोड़ा बहुत पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये खास हिंदी वालों के लिए, है ना। इंग्लिश वालों के लिए तो कोई इशू नहीं है। तो इतना भी थोड़ा सा बेसिक नहीं पता है तो फिर बोलिएगा। मैं मतलब ऐसा रहता है कि हाँ इतना आता होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें मैं ऐसे भी स्किप करता हूँ, इसलिए मुझे एज्यूम करता हूँ कि जो बेसिक कॉमन है ना, जो डेली यूज वाले वर्ड है, तो मुझे लगता है कि इतना आता होगा, ठीक है। नहीं तब भी नहीं आता है तो बोलिएगा। ओके। तो ये देखिए हमारा जो बनाने का लेगेसी रहा है ना। जो संविधान तो एक दिन में बना नहीं, है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक दिन में बना नहीं, इसके लिए काफी स्ट्रगल, काफी चैलेंज, राइट। और खासकर विद ब्रिटिश के साथ लड़ाई करना पड़ा, है ना, विद ब्रिटिश। जैसे कि ब्रिटिश आप बहुत सारे अभी देखेंगे कौन कौन सा कैसे एवोल्यूशन हुआ हमारा, है ना। कितना स्ट्रगल रहा, कब, बिफोर 1946 ऑब्वियसली, है ना। 1947 तक हमारा देश तो आजादी हो चुका था। तो 1946 से पहले की जो पहले की जो स्ट्रगल है, ठीक है, स्ट्रगल। और द्रौपदी मुर्मू ने क्यों बोला ये चीज आपका लास्ट ईयर की बात है, 2024, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप देखो बताते होते हो। तो अब आप बताओ कि जब ये कितना साल हो गया यहाँ पे हमारा संविधान को बने हुए, आप देखोगे तो हमारा संविधान बना कब था, पहले बताइए। हमारा संविधान बना कब था, अभी तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा ना। देखो अब इतना चीज तो 1950 हमको पता है ना, 26 जनवरी 1950 इनेक्ट हुआ था, ठीक है। ओके, ये आपका फोर्स में आया, कब हुआ था, कब से ये फोर्स में आया मतलब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। तो ये 2024 से अगर माइनस करोगे, है ना, और यू कैन से 49, 49 तो माइनस करो, ठीक है, 50। तो अब 26 जनवरी यहाँ पे नहीं करते हो, यहाँ पे कितना करते हो डेट को, अब बताओ कब बन के सर रेडी हो फोर्स गया। तो 50 में आया था ना सर।
हाँ, अब फोर्स फोर्स आया था 50 में, इसीलिए मैं फोर्स लिखा था, फिर अभी 1950, अब इसको फोर्स हटा दो, अगर आप देखोगे मैं क्या लिखा था। इनेक्टेड हो जाएगा। हाँ, तो मैं इसीलिए पहले फोर्स ही लिखा था, कहाँ गया, अच्छा हाँ, ये तो हमारा फोर्स वाला डेट है ना। तो फोर्स हुआ, अब दूसरा वाला डेट माइंड को मैं थोड़ा सा माइनस करना चाहता था, इसलिए इसे मैं ओवरराइट करना चाह रहा था, ठीक है चलो कोई नहीं। तो अगर हम 1949 की बात करें, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडॉप्टेड और इनेक्टेड, है ना, एडॉप्टेड। अब ये कौन सा है, ये हमारा 26 है, बट ये जनवरी नहीं है, राइट, ये हमारा कौन सा है, नवंबर है, करेक्ट। तो अगर हम देखें, अब माइनस के लिए मैं इसको हटाना चाह रहा था, चलो यहाँ पे माइनस कर, 2024 से अगर माइनस करें 1900 कितना 49, कितना हो जाएगा, 74 साल। 9 5 75 साल। 14 75 साल। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर निकल के आता है ना, इस आजादी के 50 साल बाद, आजादी के 75 साल, आजादी के 100 साल, है ना, जो एक माइलस्टोन टाइप से होता है। तो ये सेलिब्रेट किया गया था, कौन सा, आजादी का 75 साल नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का 75 साल, कब, 2024 में, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर, राइट, लास्ट ईयर। और इसी का जो हमारा सेलिब्रेशन था, प्रेसिडेंट ने यूज किया इस टर्म को, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर प्राइड। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता दिया, चीजों को समझिए, एडॉप्ट कब हुआ। मैं ये इसीलिए मैं ज्यादा मैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट पे आपको नहीं फोकस करता हूँ, है ना, ये सब आपको हर बुक में मिल जाएगा, जो भी बहुत पॉलिटिकल बुक पढ़िएगा, है ना, तो आपको हर जगह मिलेगा। जो चीज नहीं मिलेगा या तो जो चीज आपको समझने में दिक्कत होती है, उस पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो अगर कुछ चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, मान के चलिए अगर यही अगर मैं नहीं बताता, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने, है ना, कि क्यों नहीं बताया, तो आप रीजन समझ सकते हैं कि इतना बेसिक्स, है ना, आपका एसएससी लेवल बच्चों को भी आ जाता है कि एडप्ट कब हुआ, फोर्स में कब आया, है ना, तो वो सब नहीं, इनकेस अगर मिस भी हो जाता है, या तो मैं डिलिबरेटली भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो डोंट माइंड इट, ओके। नाउ, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा संविधान जो बना, है ना, इतना साल लगा, इतना स्ट्रगल रहा, तो हमें हमारे संविधान पे क्या हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है, आप हमें संविधान पे गर्व क्यों होना चाहिए, वाई वी शुड प्राउड ऑफ, वाई वी शुड प्राउड ऑफ, राइट, हमें हमारे संविधान पे गर्व क्यों होना चाहिए। देखो, इसका कुछ कारण है ना, और यही सब कारण जब समझते हो ना, और ये सब चीज आप लिखते हो, तब जो आपका एग्जामिनर होता है उसको समझता है कि आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है इस सब्जेक्ट में, डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है किसी भी सब्जेक्ट में। मैं अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का, तो हमें हमारे संविधान पे इसलिए गर्व होना चाहिए। पहली बात कि हमको इतना इजी मिला नहीं है संविधान, है ना, क्यों, मैंने बताया कि हमको 1946 से पहले काफी स्ट्रगल करना पड़ा है ना, काफी स्ट्रगल करना पड़ा है, तब हमको संविधान मिला है, सबसे पहली बात। दैट मीन्स जो हमारा संघर्ष है, स्ट्रगल मतलब क्या, जो संघर्ष है, राइट, संविधान बनाने का संघर्ष काफी हैवी पे करना पड़ा है अपने को, राइट। तो दैट मीन्स कि जो हमको एक स्ट्रगल है, संघर्ष है ना, पहला क्या होगा कि द स्ट्रगल बिफोर, द स्ट्रगल, द संघर्ष बिफोर, बिफोर इट वाज मेड, इट वाज मेड, मतलब संविधान बनने से पहले की जो संघर्ष है, यस, कितनी बलिदानी, कितनी कुर्बानी, कितनी लड़ाई, कितनी सेक्रीफाइसेस, राइट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, मतलब इस लाइन का मीनिंग काफी ब्रॉड है, बट एक लाइन में अगर बता दूं तो स्ट्रगल बिफोर इट वाज मेड। तो दैट्स वाई हमें हमारे संविधान पे प्राउड फील करना चाहिए। सेकंड क्या करता है, और जो हमारा प्रोसेस को बनाने का जो तरीका है ना, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि संविधान बनाने में हमको कितना टाइम लगता है, फिर मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ ये सब चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि सब पता होना चाहिए। संविधान सभा का जो गठन हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट,
जो असेंबली है, असेंबली, ये सब इसलिए नहीं मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब ना आपका सिविल सर्विस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही प्रीलिम्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। तो बट आपको पता होना चाहिए एज ए सिविल सर्वेंट। कितना टाइम लगा था हमारा संविधान बनने में, संविधान सभा के 2 अंदर? साल 11 महीना 18 दिन सर। यस, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओके, तो अब सिंस हमारा संविधान बनने में भी कितना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 3 ईयर, राइट, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो हमारा जो संविधान बनाने का जो प्रोसेस था ना, सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट का मतलब सिंपल सी है, जो संविधान हम बात कर रहे हैं उसको जो हमको बनाने की जो प्रक्रिया है ना, संविधान बनाने की प्रक्रिया, ओके, बनाने की प्रक्रिया। और उसमें भी, है ना, कि आप संविधान सभा के मेंबर कैसे चुने जाते थे, है ना। संविधान सभा, ऑब्वियसली संविधान सभा में कौन पहुंचता था, है ना। अब इलेक्टेड होते थे, अब कहाँ से इलेक्टेड होते थे, बहुत सारे प्रांत, प्रोविंसेस से इलेक्ट होके आते थे। अब कैसे, है ना, कैसे कैसे होते थे, कितने मेंबर होते थे, कौन से प्रांत से कितने जाते थे, वो सब आपका स्टेटिक का पार्ट है, बेसिक चीजें आप सब खुद पढ़ लीजिएगा ना, मैं उस पर नहीं आता हूँ, राइट। तो तो जो हमारे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो संविधान बनाने की प्रक्रिया हुई, वो आपका काफी लॉन्ग डेलिब्रेट डिस्कशन, है ना। कि अब इतने बड़ा हमारा देश कैसा देश है, एक आपका डाइवर्सिफिकेशन है ना, विविधताओं का देश है, इतने जाति का है, इतने धर्म का है ना, दलित मुस्लिम सबको मतलब क्या करना है, कैटर करना है। तो आप सबको अगर कैटर करोगे तो ऑब्वियसली बात है, एक आर्टिकल अब मतलब कोई प्रोविजन डालोगे संविधान में, दूसरा हो सकता है कि कास्ट का, रिलीजन का, समुदाय का उसको इम्पैक्ट करे। तो इस एक एक पहलू को, है ना, डेलिब्रेट डिस्कशन, है ना, के थ्रू, उसके फिर अमेंडमेंट के थ्रू। तो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमारा संविधान बना है, एक तो हमारा पहला क्या था कि संविधान बनाने के पहले का जो स्ट्रगल है 1946 से पहले की बात, उसके बाद जिस तरह से हमने बनाया, है ना, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया, इतने सारे क्लॉज, माइनॉरिटीज का अलग ध्यान, रिजर्वेशन के लिए अलग प्रोविजन, इमरजेंसी के लिए अलग प्रोविजन। समझ में आ रहा है मैं किस मतलब किसकी बात कर रहा हूँ। इस सेकंड पॉइंट का मतलब एक है छोटा सा पॉइंट, लेकिन ये भी आपका अपने आप में बहुत चीजें कह के जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रगल बिफोर इट वाज मेड, मतलब संविधान बनाने से पहले की जो भी आपका संघर्ष है, वो तो अपने आप में एक हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, वही चीज है ना, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री वही पढ़ते हो, यही तो पढ़ते हो। क्या पढ़ते हैं मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में, यही चीज पढ़ते हो। तो एक एक लाइन पे आपको बहुत कुछ कह के चला गया। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, ओके। तो ये भी अपने आप में थर्ड क्या हो सकता है, जो संविधान का, अगर इसी का ही एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है, आप ये बोल सकते हैं कि जो संविधान बनाने में जो हमारा कंटेंट है, सामग्री है, राइट, द कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेंट मतलब सामग्री, ओके, जो हमारा सामग्री है, राइट, कहाँ पे, हमारे संविधान में, उसकी बात कर रहे हैं, द कंटेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे संविधान में कितने पार्ट्स होने चाहिए, है ना, भाग होने चाहिए, कितने आर्टिकल, उस टाइम पे जब हमारा बन रहा था, संविधान बन रहा था, कितने आर्टिकल्स होने चाहिए, कितने शेड्यूल होना चाहिए, है ना, अनुसूची होना चाहिए, राइट, कौन सा पार्ट्स में क्या क्या होना चाहिए। फिर आपको कौन, अगर आप देखोगे जो आपका पावर दिया जाता है ना, पावर, सेंटर के पास कौन से पावर रहेंगे, स्टेट के पास कौन सा रहेंगे, कौन सा दोनों का कंबाइन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हो, है ना, आप ये बोलते हो यूनियन लिस्ट, है ना, यूनियन लिस्ट। फिर क्या बोलते हो, स्टेट लिस्ट। और थर्ड क्या बोलते हो, करंट लिस्ट, बोलते हो कि नहीं बोलते सर, है ना। अब यूनियन लिस्ट का मतलब कौन बताएगा क्या होता है। अब बताओ, ये सब चीज आगे आके समझ में आएगा, आगे समझ में नहीं आ रहा है तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघ सूची। संघ मतलब कोई भी कानून, या तो कोई भी कानून नहीं, कोई भी, अगर जैसे कि पहले राज्य संघ सूची, राज्य सूची, लिख देता पहले राज्य सूची, और ये इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, ओके। इतना चीज आपको मतलब थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना, इतना
बताऊंगा तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। मतलब अच्छा, पर एक चीज बताइए, मैं जाने से पहले ये सब टर्म जब मैं यूज कर रहा हूँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना समझने में? और या तो पहले से सुने हुए हो या तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। मैं एटलीस्ट तब तक पता चलेगा ना कि हमको किस लेवल पे जाने की जरूरत है। सुने हैं सर। सुने हो ना? तो कोई मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब वर्ड का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसका ये है क्या? समझ में आता है, संघ सूची में केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, राज्य में बनता है, और समवर्ती सूची बाकी में लोग, दोनों मिल। बाकी लोगों का, क्योंकि मुझे आइडिया होना चाहिए ना भाई कि आप लोगों का मतलब किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सुने हैं सर, सुने हैं। सब सुने हो ना? किरण को आप भी सुने हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये सब में जो मैं बोल रहा हूँ सब? नहीं सर, कोई नहीं है। हाँ, ओके फाइन। तो अब ये सब क्या है कि यही सब क्या है? यही सब हमारा कंटेंट है, हमारा सामग्री संविधान में क्या है? यही सब तो है जो प्रोविजन है, मतलब एक तरह से प्रावधान है। तो जो हमारे संविधान का जो ब्यूटी है ना? हमारा देखिए, आप एग्जाम्पल ऐसा सोचो, आप संविधान का हमारे ब्यूटी कैसे बोलते हैं? आप बताओ कि हमारे साथ पाकिस्तान अलग हुआ, राइट? पाकिस्तान हमारे बाद, पाकिस्तान अलग होने के बाद कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया है? अमेंड नहीं किया गया है, अमेंड इज द डिफरेंट थिंग, ये है तो ना? हमारा अमेंड इज पता है, ये तो डिफरेंट थिंग। हाँ, ये तो मैं वही तुरंत बोल रहा हूँ। सिविल क्लिप झारखंड करते थे, सिविल क्लिप झारखंड करते थे, चलो लोग ये सिविल क्लिप झारखंड। आप म्यूट म्यूट पे हो जाइए, म्यूट पे हो जाए थोड़ा सा। मैं कोई नहीं कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, ये जो ये तो पाकिस्तान है, ये भी हमारे साथ आ जाए तो बाकी साथ वही पार्टीशन होगा, है ना? तो पाक जो हुआ अलग, आप बताओ कि पाक का संविधान कितना बार बदला गया? आप गूगल कीजिए, हमको बताइएगा, या तो कल मतलब जो नेक्स्ट क्लास संविधान का होगा, है ना, पॉलिटी का, तो बताइए। सिमिलरली आप नेपाल का रिसेंट, आप जानते हो कि नेपाल ने भी अपना नया संविधान बनाया। पुराना तो था ही, उसको नया बनाया, नए सिरे से। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अमेंडमेंट करना और नया बनाना, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन करना, ठीक है? संशोधन, संशोधन करना अलग चीज है, और कंप्लीटली ऑल टुगेदर मेकिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, है ना? तो आप समझ गए इसका मतलब कि अमेंडमेंट का मतलब दूसरा चीज होता है कि आपका पहले से जो था उसमें कुछ कोई एडिशन किया है, या तो कोई चीज हटा दिया है ना, डिलीट किया है। ओके, दिस इज कॉल्ड योर अमेंडमेंट। बट अगर आपने संविधान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, पुराना को खत्म करके नया सिरे से नया बनाया, नया अगेन संविधान सभा आपका बना, नया डेलिब्रेशन हुआ, नया डिबेट हुआ, राइट? तो पाकिस्तान ने कितनी बार बनाया, और नेपाल ने अभी फिलहाल अभी रिसेंट टाइम में, सबसे अगर देखोगे तो रिसेंट हमारे पड़ोसी में नेपाल का ही संविधान है। बट जबकि आप एक और समझो इसका कि पाकिस्तान कितना छोटा देश है, उसके बावजूद भी उस संविधान को सही से नहीं चला पाया। नेपाल का तो जनसंख्या और भी कम है, तब भी जो था संविधान वो नहीं चल पाया। बट इंडिया बीइंग ए now world, you can say officially in world largest populous country in the world and most diversified कंट्री इन द वर्ल्ड के बावजूद भी हमारा जो संविधान है जस्ट का तस है। यस और नो? सेम संविधान जो 1950 में हमारा इनेक्ट हुआ, राइट? ये बताइए, है ना, जो 1950 में फोर्स में आया, राइट? तब से लेके, हाँ अमेंडमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा नया रिक्वायरमेंट होगा, न्यू जनरेशन का नया रिक्वायरमेंट होगा, ऑब्वियसली, है ना? फॉर एग्जाम्पल ना, अगर हमको इन्वायरमेंट का कोई लॉ लाना है तो ऑब्वियसली टाइम इज डिमांडिंग, राइट, टू अमेंड द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। स्टिल आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा संविधान क्या है? इतना बड़ा देश, इतना ज्यादा पॉपुलेशन, इसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं हमारा जो कंटेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ, जो सामग्री दे के रखा है वो इतना सॉलिड है, एक तरह से हमारा इतना बुलेट प्रूफ बोल सकते हो, है ना, कि कोई इसको गोली नहीं मार सकता है। बुलेट प्रूफ का मतलब सिमिलरली ऐसे इतने सारे चीजें, ऐसी सामग्री हमारे संविधान में दे के रखा है कि नो वन कैन ट्राई टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बताऊंगा इसके लिए, फिर आपका जो जुडिशियल रिव्यू आता है,
है ना, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी का रोल आता है। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ करने जाएंगे तो जुडिशरी पिक्चर में आ जाएगा, एंड दैट टू इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, जुडिशरी तो पाकिस्तान में भी है, जुडिशरी तो नेपाल में भी है, बट वहां पे क्यों चेंज हो गया, राइट? तो जो पावर दिया गया है हमारे संविधान में, दैट टर्म इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, ठीक है। तो जो हमारा न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, राइट? दैट्स वाई हमको हमारे संविधान में क्यों हमारा ज्यादा प्राइड करना चाहिए, क्यों हमारे संविधान पे हमें ज्यादा गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमने स्ट्रगल फेस किया है। एक वो हमको संविधान इजीली मिला नहीं है ना, वी हैव फाउट सच ए लॉन्ग पीरियड विद ब्रिटिश। सेकेंड, और अब फाउट नहीं किया है, जो हमने कष्ट झेला है ना, कष्ट झेला है, चाहे आपका सती के रिलेटेड जो आपका प्रोविजन था, है ना, जो आप पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री में, राइट? सती के लिए क्या क्या कानून बनाएंगे, है ना, जो आपके आईसीएस जो थे, सिविल सर्विस का एग्जाम देने के लिए हमको ब्रिटिश जाना पड़ता था, और हमारे पास कोई एज ह्यूमन राइट्स का राइट्स नहीं था, मानव जो ये होता है, राइट, राइट्स तो कोई कुछ भी नहीं था हमारे पास, राइट? तो वो जो स्ट्रगल हमने फेस किया, फिर हमने जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के तहत हमने 3 साल तक डिबेट डिस्कशन सब कुछ किया था संविधान सभा में, देन जो हमको कंटेंट हमको मिला है संविधान में, उसकी बात करते हैं। एंड देन फाइनली, फाइनली क्या बात कर सकते हैं हम, क्या हो सकता है, जिस तरह का से हम यूटिलाइज करते हैं, है ना, चौथा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि हमने जो संविधान का जो कंटेंट है, मतलब यूज ऑफ कंटेंट, कंटेंट। तो अब हमारे मतलब जो सामग्री का यूज करने का तरीका है, वो हमारा इसलिए अलाउ करता है क्योंकि जब आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो ना, गवर्नमेंट का क्या होता है, 3 अंग बोल सकते हो ना, 3 अंग। अब 3 में क्या क्या होता है ना, जिसमें से आप क्या बोलते हो कि एग्जीक्यूटिव आता है ना, और लेजिस्लेटिव, या तो आगे पीछे कुछ भी रहता है, इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ये भी कर सकते हो कि लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर, ओके लिख देता हूँ, लेजिस्लेचर आगे आएगा, ऐसा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज नथिंग बट योर जुडिशियरी, इसकी मैं भी बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये विधायी का होता है, राइट, विधायी। ये क्या होता है, कार्यपालिका। ये क्या होता है, ऑब्वियसली न्यायपालिका, ओके। और तीनों मिला के हमारा गवर्नमेंट बनता है, पहला दूसरा तीसरा। और तीनों इंडिपेंडेंट, आप ये बोल सकते हो ना। तो जिस तरह से हम कंटेंट को, चाहे जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी तो किस पे काम करती है, टोटली जो हमारे संविधान बना हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, भारतीय जो संविधान है, उसी को आधार, उसी का बेस होता है, जो लिखा होता है उसी को जुडिशरी क्या करती है, उस टर्म को बोलते हैं इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट, ओके, इंटरप्रिटेशन। तो जो टर्म है, अब क्या होता है कि जुडिशरी, आप देखोगे जो संविधान का अगर देखोगे, टाइम टू टाइम, है ना, ईयर टू ईयर, केस टू केस, आगे पढ़ेंगे कि केशवानंद भारती केस क्या था, ठीक है, उसने कब बोला कि हमारा संविधान और प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो केस टू केस वेरी किया, है ना, मतलब इंटरप्रेट किया, ठीक है, वो टाइम टू टाइम वेरी किया, राइट, टाइम टू टाइम वेरी किया। तो जो हमारा जुडिशरी है, न्यायपालिका है, अब इस कंटेंट का यूज जुडिशरी अपने तरीके से करेगी, है ना। जो एग्जीक्यूटिव है ना, या तो लेजिस्लेचर, जब कानून बनता है, या चाहे आपका पार्लियामेंट में बनता हो, तो अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन जो विधानसभा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, इसको अगर हमने सिर्फ लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है कि हम यूनियन की बात कर रहे हैं ना, यूनियन लेजिस्लेचर की बात करते हैं ना, और जब हमको सेम चीज लिखना हो तब को लिखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। स्टेट मतलब राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या होता है, कानून बनाते हैं, राइट, कानून बनाते हैं, लॉ लॉ बनाते हैं, दैट इज ओके। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अमेंडमेंट करना हो तो करते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है, कानून कानून इन सेंस अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन, नो, वो पावर सिर्फ किसके पास है, इंडियन पार्लियामेंट के पास, राइट, एंड दैट टू
इफ यू नो दिस आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 368, इसी के तहत कोई चीज को हटाना, रिमूव करना, बट अगेन कि सब सब 368 के थ्रू तरह नहीं होता है। हम आगे देखेंगे कि जब अमेंडमेंट करेंगे तो देखेंगे, बट अभी जान लो इतना चीज है। और विधायी का क्या होता है, जो भी आपने लॉ बना दिया, पॉलिसी बना दिया, राइट, जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो आपका रियल हेड होता है किसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन का, राइट। वास्तव में फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि जो आपका विधायक है, मंत्री है, ठीक है, विधायक हो गया, मंत्री हो गया, है ना, दे आर कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव, राइट। प्राइम मिनिस्टर, सीएम क्या है, दे आर द एग्जीक्यूटिव। ये क्या है, ये जब पार्लियामेंट में या तो स्टेट लेजिस्लेचर में जो डिस्कशन होती है, जो कानून बनती है, तो दे आर फॉल अंडर लेजिस्लेचर। थर्ड, ये तो आप समझते हो, है ना, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, राइट, फिर आपका हाई कोर्ट हो, और एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, राइट, और एनी अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सो दिस ऑल द फॉर्म ऑफ जुडिशियल, राइट। तो अब यूज ऑफ कंटेंट जैसे बताया, फोर्थ पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट आपने देखा, फोर्थ पॉइंट कि जिस तरीके से हम यूज करते हैं अपने आप में वाकई यूनिक है, ओके, यूनिक है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड, और इसलिए हम अपने संविधान पे गर्व करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और जो हमने बोला कि जो 75 साल हमारा हुआ, 75 ईयर्स में, तभी हमने दिया कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसलिए बोलते हैं कि हमारा स्वाभिमान इसलिए है ना, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर राइट। ये प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा दिया गया था। अब बताइए, संविधान इतना इतना आ गया समझ में कि संविधान कैसे पढ़ते हैं, एटलीस्ट क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए। चाहे वो सिविल सर्विस का तैयारी नहीं भी करता है तो बेसिक चीजें आपको इस टाइप के पता होना चाहिए। अब बताइए, ये सब चीज आपको बुक में मिलेगा जी? बताइए। ये नहीं बोल रहे हैं, पहला क्लास में तब भी आप लोग कुछ बताइए, नहीं बोल रहे हैं। बोलिए, तब ना आगे बढ़ेंगे फिर। जी सर। आपको ऐसा, आपको बोर तो नहीं लग रहा है ना कि यार हम तो सीधे प्रियम्बल का सोच के आए थे, सोशलिस्ट सेकुलर, है ना, ये सर सब चीजें कब 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 आया, कब नहीं आया, है ना, ऐसा तो नहीं सोच के आए थे ना। हम कब नहीं, कि हम ये पढ़ेंगे, डायरेक्ट आर्टिकल से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो, किसी भी चीज को रीजन समझना पड़ेगा। वो मेंस में जब लिखते हो तो यही चीज आपसे डिमांड की जाती है। ये सब कौन लिख पाएगा? जैसे बताया कि आपका सब्जेक्ट के प्रति पकड़ होना चाहिए, है ना, तभी आप लिख पाते हैं। और समझोगे नहीं, रटोगे तभी कहाँ से लिख पाओगे। ठीक है, इतना चीज हो गया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि करंट अफेयर जब आता है ना, खासकर इकोनॉमी का, पॉलिटी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पढ़ते रहिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक? अब हम थोड़ा सा जाते हैं जो कि आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो उस पर। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा संविधान बनाने का प्रक्रिया, आपने सब नेहरू रिपोर्ट पढ़ा हो, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, क्या कहता है नेहरू रिपोर्ट? उससे पहले जो हमने पता है, पहला पॉइंट जो काफी लंबा स्ट्रगल रहा, कब? 1946 से पहले, राइट, क्योंकि 47 में ऑब्वियसली हमारा देश ना इंडिपेंडेंट हो गया था। इससे पहले की जो कहानी था, वहां से हमने कहीं ना कहीं संविधान बनाने की मांग को स्टार्ट कर दिया था। यस और नो? जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनाने की मांग कर दिया था। अब कहाँ से शुरू हुआ? ये कहा जाता है जब हमारी लड़ाई हुई फर्स्ट, एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, अब किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली सबको पता होगा, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ यहाँ इसके बाद ब्रिटिश ने क्या करता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया जी?
बताइए। 1909 में सर। ये नहीं आया था क्या 58, इसके जस्ट एक साल बाद? हाँ 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 आया था सर, हाँ। तो जैसे ही आजाद मतलब 1857 की क्रांति हुई, द फर्स्ट रिवोल्ट, ओके। उसके बाद जब ये हुआ तो वहीं से क्या हुआ कि यहाँ से इंडियन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसी एक्ट के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1858, है ना, 1858 की बात करें, तो इंडिया मतलब इंडियंस को नहीं लिया गया। किसमें? अब कोई भी एक्ट बन रहा है मतलब कानून बन रहा है, अधिनियम बन रहा है, राइट? जब कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा, लॉ बनेगा, और आपके किसी भी आपका इंडियन मीन से यू कैन से आप इंडिया का जो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि, ओके, उसके बिना अगर कोई लॉ कानून एक्ट बन रहा है, दैट मीन्स कि आपको ये फील वहीं से होता है कि हमें जो कानून देखिए, अभी हमारा संविधान में मतलब सारा कानून का जिक्र किया रहता है, जो भी प्रावधान है ना, जो कोई प्रोविजन है। और उस समय क्या रहता है, एक्ट आना था धीरे धीरे, जब जब भी टाइम का डिमांड होता था तो नया नया एक्ट लेकर आता था, करेक्ट। और अभी हम क्या करते हैं प्रेजेंट सिनारियो में, संविधान में, उसी में हम अमेंडमेंट कर देते हैं। अमेंडमेंट करते हैं उस टाइम में क्या होता, धीरे धीरे वन बाय वन बहुत सारे आप देखोगे इस टाइप के एक्ट पढ़ते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो फर्स्ट जब हमारा आया उसी टाइम पे कोई इंडियन का प्रेजेंस नहीं, ठीक है भाई। तो वहीं से अब धीरे धीरे फील आना शुरू हो गया कि हमको संविधान अपना क्यों बनाना चाहिए इंडिया का, है ना। ये तो ब्रिटिश बना रहा है, और ब्रिटिश अपने हिसाब से बना रहा है, इसके लिए इंडियंस के लिए, फॉर द इंडियंस, ओके। बट कोई इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट 1919 में आते हैं। 1919 में ये भी कौन सा है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें क्या करते हैं, अब जब ये पास होता है तो इंडिया का जो पहला मतलब फर्स्ट टाइम यू कैन से, ओके, जो डिमांडिंग कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, इंडियन, मतलब जो आईएनसी है, ये डिमांडिंग करना शुरू कर देता है कि इंडिया शुड मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भारतीय है, ठीक है, अपना खुद का संविधान बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है। इंडियन शुड मेक देयर ओन, मतलब खुद का होना चाहिए, और यहाँ से मांगे शुरू हो गई, ठीक है। हमारा संविधान बनाने का इसलिए बोला कि हमें प्राइड क्यों फील होना चाहिए कि जो स्ट्रगल हमने किया बनाने का प्रोसेस, है ना, जो स्ट्रगल है, तो यही चीजें वो क्या करती है, प्राइड, राइट। तो हमने देखा 1857 पहला एक्ट, नो इंडियंस। 1919 पहला डिमांड, फर्स्ट डिमांड बाई आईएनसी, है ना, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी, ओके, मेक बाय आवर ओन। थर्ड, फिर ये हमारा पहला हो गया, सेकंड में ये हो गया, थर्ड हो गया 1924। 1924 ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ के रखा है तो 1924 में क्या आता है कि क्या है इसमें, इसलिए जाना जाता है 1924 को। बोलिए। क्या बोले सर, 1924 क्या बोले? हाँ, किस लिए मतलब फेमस है, या तो किस लिए जाना जाता है वही सर, 1924? 1924 तो देखे तो बेलगांव सेशन हुआ था सर, गांधी जी वाला। कहीं ना तो कहीं सही है, बट बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ से जो स्वराज की डिमांड, स्वराज, अब स्वराज पार्टी कब बना वो आप बताइएगा। मतलब 1924 में सर, एक 23 में बना था। 24 में बना है, तो मैं 24 की बात कर रहा हूँ। जो स्वराज पार्टी से, अब पार्टी का नाम स्वराज से नाम ही से लग रहा है कि क्या चाहिए, स्वराज, मतलब खुद का राज, है ना। जैसे कि मुंडा राज, अगर आप झारखंड में पढ़ते हो, है ना, तो मुंडा राज पढ़ते हो। सिमिलरली स्वराज मतलब खुद का, जैसे बात कर रहा हूँ ना, कि यहाँ पे बताया क्या कि हमें डिमांड करना चाहिए कि आवर इंडियन शुड कॉन्स्टिट्यूट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारतीय
खुद अपना संविधान बनाए तो कैसा हो, स्वराज, राइट। और स्वराज का जो आपका डिस्कशन था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से लेके, किसको लेके, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स मतलब कहाँ पे, अब वो उस समय तक कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो क्या हो गया कि जो ब्रिटिश का एक्ट था, अधिनियम है, तो स्वराज पार्टी के द्वारा डिमांड रखी गई कि आप जो भी आप ला रहे हो उस पर आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है। या तो आप बोलो कि सुधार करें, रिफॉर्म्स का मतलब क्या हो, संवैधानिक सुधार, संवैधानिक सुधार। और आपने सुना होगा गोलमेज सम्मान, क्या बोलते हैं उसको, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम सुना होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो पॉलिटी में जब पढ़ते हो तो स्टार्टिंग का कुछ चीजें आपको मोस्टली मॉडर्न इंडिया के साथ आपको, अगर मॉडर्न इंडिया में पकड़ नहीं है तो स्टार्टिंग का एक दो चैप्टर आपको थोड़ा तकलीफ करेगा पॉलिटी में, ओके। जो आप देखोगे गोलमेज सम्मेलन, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या बोलते हैं, गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, आप लोग पढ़िएगा, है ना, हिस्ट्री का पार्ट है। तो वहां से आपका फर्दर जो डिमांड होने लगा कि संवैधानिक सुधार को लेके, संवैधानिक सुधार, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अभी हमारा वो क्वेश्चन अभी हमारा बना नहीं है, क्यों, क्योंकि हम अभी 1924 के आसपास ही हम बात कर रहे हैं, राइट। तो बनाने की हम इस प्रक्रिया का आपको बताते रहे, ओके। फिर बाद में जो नेहरू रिपोर्ट की बात किया मैं, है ना, नेहरू रिपोर्ट कहाँ पे बताया, नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आती है, कब आती है, 1900, बताइए, 1928 में आती है नेहरू। और नेहरू रिपोर्ट का क्या बोल सकते हैं, होल पर्पस, होल एंड सोल पर्पस, होल एंड सोल पर्पस इज, मतलब एकमात्र क्या उसका उद्देश्य था नेहरू रिपोर्ट का, कि हमें, और ये कौन सा नेहरू की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू नहीं, कौन सा, मोतीलाल नेहरू, ओके, नेहरू की बात, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से आपका मतलब मोतीलाल नेहरू के द्वारा लीड किया गया है ना, एक नेता चुना गया इनको, जो कि काफी सारी पार्टी थी उस समय पे, और यू कैन से बहुत सारे लीडर्स थे, लीडरों का लीडर चुना गया था इनको, चाहे आपका सुभाष चंद्र बोस हो, है ना, सुभाष चंद्र बोस हो, है ना, एनी बेसेंट हो, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, सब अगर आपको नहीं भी नाम याद रखो भी चलेगा। कहने का मतलब है कि मोतीलाल नेहरू द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट 1928, ओके, लीड करते हैं, ओके। तो और फाइनली जो इंडियन द्वारा, ये भारतीय द्वारा, इंडियन द्वारा खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ड्राफ्ट वर्जन, कौन सा, ऑब्वियसली अभी हमारा ड्राफ्ट ओरिजिनल तो आएगा नहीं, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया ड्राफ्ट वर्जन, दैट इज नथिंग बट योर नेहरू, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट अगर आपको एग्जाम पे लिखते हो या तो कोई पूछता है तो नेहरू रिपोर्ट क्या है, दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट वर्जन, भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया का पहला ड्राफ्ट वर्जन इज नथिंग बट योर नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और इस पे जैसे कि हमारा ओरिजिनल, जैसे आप हमारा संविधान पढ़ते हो तो मैंने जैसे बताया कि संविधान में यहाँ पे कहीं बताया था ना कि कितने पार्ट्स होंगे संविधान में, राइट, कितने आर्टिकल्स होंगे, है ना, कितने शेड्यूल्स होंगे, राइट। उसी टाइम आप ये तो कब हुआ, ये तो हमारा संविधान एक्चुअल संविधान में बना हुआ है ना, मतलब लिखा गया है, राइट। बट नेहरू रिपोर्ट में क्या था, नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट भी तो हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट वर्जन था ना, फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसमें क्या था, उसमें हमारे पास 22 चैप्टर थे उस टाइम पे, 22 चैप्टर, और मात्र 88 आर्टिकल्स, है ना। अभी तो हमारे पास 400 प्लस आर्टिकल्स होंगे, है ना, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में। बट उस टाइम पे 88 आर्टिकल्स, मतलब अनुच्छेद
और 22 चैप्टर, राइट। तो ये रही हमारी बैकग्राउंड। एक सेकंड, फोन आ रहा है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ना, थोड़ा सा बिजी। ओके, ये रही हमारी हिस्ट्री। ओके, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट से ही हमारा क्या आ गया, कहानी फंडामेंटल राइट्स। ओके, मौलिक अधिकार। ये सब नेहरू रिपोर्ट का आइडिया है, नेहरू रिपोर्ट का ही आइडिया है सब। आपको लगेगा कि हमारा संविधान में कहाँ से अचानक से सब, है ना, मौलिक अधिकार की बात होगी, फंडामेंटल राइट्स, है ना। उसके बाद द्विसदनीय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कैमरल। आप देखते हो ना, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो ये बाई जो कैमरल है, ये कहाँ से आया था, पार्लियामेंट में 2 सदन होना चाहिए, ये उन्हीं का देन। ओके, मीन्स बाई का मतलब हो गया टू, टू हाउस, हाउस। पहला फंडामेंटल राइट, सेकंड बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरल को बाई कैमरलिज्म भी कहते हैं। ओके, देन आपका डिवीजन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का विभाजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर्स। ओके, अब शक्तियों का किसके किसके बीच डिवीजन होगा, बिटवीन, बिटवीन, ओके, सेंटर मतलब आपका केंद्र, सेंटर एंड स्टेट्स, राज्य केंद्र के बीच। फोर्थ वन जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो हमने ऑलरेडी अभी था देर पहले आपको बता दिया ना, कि जो आपका न्याय पालिका है उसकी स्वतंत्रता को लेके जुडिशियल इंडिपेंडेंस। देन जो बेसिकली यही सब आगे जाके, सारा चीज नहीं, कुछ चीजें आपका यही सब जब आपका मूल संरचना का भी पार्ट बन जाएगा। ओके, क्या आप पढ़ते हो कि मूल संरचना का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ द ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आगे बनेगा ऐसा, ठीक है। और ये सब मूल स्ट्रक्चर का जो आपका इवोल्यूशन हुआ, है ना, इवोल्यूशन मतलब कैसे कैसे इसका जन्म हुआ, वो आपका, मैंने जैसे कुछ केस का नाम बताया ना, केशवानंद भारती केस, ये सब चीज बताऊंगा आगे। तो और ये सब का चीज कहीं पे जिक्र नहीं किया है। और जैसे बताया, जो इंटरप्रेट करता है, कौन करता है हमारे संविधान का इंटरप्रेट, इंटरप्रिटेशन कौन करता है, अभी बताया, कौन इंटरप्रेट करता है संविधान को, कौन जुडिशरी। करता है, हाँ, जुडिशियरी। ओके, जुडिशियरी, ओके, मतलब न्यायपालिका। ओके, तो न्यायपालिका के द्वारा दिया गया ये टर्म कहीं आपको संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं, ठीक है। उनके द्वारा, और क्यों, कैसे मैंने बताया कि हर कोई इंटरप्रेट अपने हिसाब से करता है ना, कहाँ पर है वो चीज, और interpretation वाला यहाँ पे समझ में यूज ऑफ द कंटेंट, मतलब जो इंटरप्रिटेशन है, जुडिशरी कैसे कर रही है, पार्लियामेंट कैसे कर रही है, दैट उसकी लेजिस्लेचर कैसे कर रही है, तो ये आपका टर्म मूल संरचना होती है, ठीक है। कैसे कैसे कब कब रिलेशन हो आप देखेंगे आगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो बेसिक चीजें हैं, मौलिक अधिकार देना चाहिए, ये नेहरू रिपोर्ट का ही आइडिया है। शक्तियों का विभाजन होना चाहिए केंद्र और सरकार के बीच में, और वो भी इसका देंगे। द्वि सदन होना चाहिए, लोकसभा मतलब अपर हाउस, लोअर हाउस, वो भी यहाँ कर देना है ना। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो डन बाय फिफ्थ वन इज, आप जानते हो कि वोटिंग जो राइट्स होता है, राइट, दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, राइट, फ्रैंचाइज, जो कि यहाँ पहले तो उस समय क्या था कि 21 साल होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए वोटिंग के लिए आपको, एज पर नेहरू रिपोर्ट 21 ईयर्स। ओके, बट अभी तो हमारा 18+ ईयर्स से आप वोट ले सकते, राइट। तो ये बेसिक बेसिक चीजें था हमारे संविधान, एक्चुअल संविधान बनाने से पहले, मतलब हमारे जो संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आने से पहले की बात है। और हमारा पहला खुद का जो संविधान कैसा होना चाहिए, वो जो आइडिया दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट, एंड इट केम इन 1928। ओके, और इसी को हम बोलते हैं, है ना, कि ये इंडिया का मैग्ना कार्टा है,
मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लिबर्टी। जो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े हो वहां पे, शायद नहीं पढ़ा तो सुना होगा इधर। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था, तब सब आइडिया है कुछ थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पता? ओके, तो जो आप हमारे संविधान में कुछ टर्म है ना कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, है ना, तो वो सब चीज कहाँ से लाया गया है? लाया गया है मतलब वो सब वर्ड का जो जन्म हुआ कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ। फ्रांस में भी सही सिचुएशन था, राइट? तो मैग्ना कार्टा, आप अगर देखोगे ह्यूमन राइट्स अगर पढ़ते हो तो वहां पर भी सब टर्म यूज होता है, मतलब बेसिकली राइट्स की बात करता है ना। यूएस से लिया गया था, मतलब यूएस में फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज हुआ था, मैग्ना कार्टा। और आप यहाँ पे भी ब्रिटेन में भी हुआ था यूज। ठीक है, जब आप ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक पढ़ोगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आप इतना समझो कि मैग्ना कार्टा को हम क्या बोलते हैं? जब भी राइट्स की बात होती है, अधिकार की बात होती है, तब मैग्ना कार्टा को एक हम बेस मानते हैं। ठीक है, तो और हमने जब यहाँ पे बताया कि मौलिक अधिकार का बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के लिए द्वारा, तो ये नेहरू रिपोर्ट का आइडिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंडियन वर्जन के लिए हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लिबर्टी। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है? एक तरह से मान के चलो कि आपको हर चीज करने की आजादी, स्वतंत्रता, ओके, कोई रोक टोक नहीं, कोई आपको जो मतलब अधिकार मिला। सो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लिबर्टी। यहाँ तक किसी कोई डाउट? ठीक है, और ये आपको पता है ना कि सार्वभौमिक और बेस्ट मताधिकार है ना, एक तरह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फाइनली जो हमारा आ, अब ये वाला डेट आपको पता है कि इसका महत्व क्या है? 26 जनवरी 1930। इसे लिखा था, क्या लिखा मैंने आपको? 26 जनवरी 1930। इसी को डिक्लेयर किया गया था बाय नेहरू रिपोर्ट। क्या डिक्लेयर किया गया था नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से? आजादी का दिवस, और आजादी दिवस, डे ऑफ इंडिपेंडेंस, डे ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी डेट को, अभी आपको समझ में आ रहा है किसके डेट का इंपॉर्टेंस? इसी को आगे जाके ये 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? और इधर से जो हमारा संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्थ में आया है ना, फोर्थ में वो लागू हुआ संविधान, राइट? इसीलिए हम क्या बोले, 26 का 26 डेट भी लिया गया, जनवरी भी लिया गया, ठीक है। और ये 30 मतलब नहीं तो 30 की बात कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 25 साल पहले ही हमने संविधान बनाने की प्रोसेस शुरू कर दिया था ऑफिशियल, राइट? क्योंकि हमारा नेहरू रिपोर्ट 1928 में आ गया था, राइट? उससे पहले हमने स्वराज का बात किया, स्वराज में भी हमने बात किया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए। कहीं ना कहीं हम 25 से 30 साल पहले, अगर हम एक मोटा मोटा बात करें कि 25 से 30 साल पहले ही जो हमारा एक्चुअल संविधान था उसको बनाने की प्रक्रिया को क्या कर दिए थे? स्टार्ट। आप लोग सहमत हो कि नहीं हो इस स्टेटमेंट्स? ऐसा तो नहीं हमें कुछ भी पढ़ा देना आप लोगों को। हम्म? यस अरे सर। कहीं से मतलब एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मतलब आपको जो क्रोनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, क्रोनोलॉजी है ना, क्रोनोलॉजी मतलब जो कि इवेंट हुआ पास्ट में, उस इवेंट को कैसे कैसे हुआ, उस क्रोनोलॉजी को आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ? नहीं समझ पा रहे? आ रहा है समझ में सर। अरे ओके, अब यहाँ से फिर अभी अब 1930 हो गया, हमारा डे ऑफ इंडिपेंडेंस हमने डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया कि भाई हमारा इसी यही जो डे होगा इंडिपेंडेंस का डे होगा, राइट? चलो अब यहाँ से हमारा संविधान संविधान सभा की मांग उठ गई।
संविधान सभा बनाने की मांग। ठीक, कि चलो हमने सब कुछ कर लिया, बट अब एक इसको फॉर्मली, फॉर्मल रूप से शुरू करें। ओके, और यहाँ से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, मतलब सभा, इसी को संविधान सभा को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ से हमारा अगेन, हमारा 1930 हो गया, 1930 हमने देख लिया। अब 1934 में स्वराज पार्टी क्या पास करती है, एक रेजोल्यूशन पास करती है ना। तो और उस रेजोल्यूशन क्या डिमांड रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा, एक ड्राफ्ट वर्जन लेके आए, किसका, संविधान का। आपने अभी तक क्या देखा कि जो पहला ड्राफ्ट वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का, किसके द्वारा लाया गया, फर्स्ट वर्जन, है ना, वो हमने देखा, ये नेहरू रिपोर्ट को ही बोलते हैं। बट 1934 आते आते जो हमारा स्वराज पार्टी है, इसके द्वारा, स्वराज पार्टी के द्वारा डिमांड रखी गई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाए, और जिसमें से वहां पे हमारा संविधान का ड्राफ्ट वर्जन तैयार किया जाए। अब यहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी पिक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, अब जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर देते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा है, ठीक है, ये, अब यहाँ से जो मैंने आपको बताया था एक टर्म यूज किया था कि पॉपुलर सॉवरेनिटी, SOVEREIGN, ओके, सॉवरेनिटी या तो सॉवरेन। तो उन्होंने क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि जो संविधान सभा बनेगा, उन्होंने ये वाला टर्म यूज नहीं कहा था, उसको भूल जाओ, उन्होंने कहा था कि ये जो कंप्लीट सॉवरेन होना चाहिए। ओके, और सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संप्रभुता। यदि अगर पूछूं तो हिंदी और डिफिकल्ट है संप्रभुता समझने के लिए। तो सिंपल अगर एक लाइन में अगर बात करें कि सॉवरेन का मतलब, या तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब, ये कंप्लीटली और फुल्ली इंडिपेंडेंट, ये बोलना है, फुल्ली मतलब पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ओके, पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो, दैट खासकर, है ना, आप यू कैन से इन टर्म्स ऑफ फॉरेन, विदेशी हस्तक्षेप नहीं हो। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना प्रीएम्बल में, शायद यहाँ पे सिलेबस में आपको लिखा होगा या नहीं लिखा, नॉट श्योर, लेट मी चेक दैट। ओके ओके, डेमोक्रेसी लिखा है ना, शायद वो टर्म अभी यूज नहीं किया है, लेकिन आपको पढ़ना है ना, जब आप पढ़ते हो प्रीएम्बल में कौन कौन सा टर्म है, ठीक है। तो जो आपको इस संप्रभुता की बात कर रहा हूं मैं, तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, फुल्ली इंडिपेंडेंट, खासकर फॉरेन के टर्म में, है ना, मतलब किसी विदेशी का हस्तक्षेप नहीं होना। आप सिंपल समझो, सिंपल हिंदी मीनिंग में, किसी विदेशी या तो थर्ड पार्टी, और सिंपल उसको ऐसा ऐसे लिखो उसको, है ना, किसी भी थर्ड पार्टी का प्रेशर, दबाव, है ना, थर्ड पार्टी, है ना, और कोई मतलब यू कैन से फॉरेन पावर, कोई विदेशी पावर शक्तियां का कोई यूज दबाव में नहीं आना, ठीक है। और इसी को मतलब इसका कोई इन्वॉल्वमेंट, हस्तक्षेप ना हो, इसी को क्या बोला, इसलिए बोला कि फुल्ली इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमारा देश क्या फुल्ली इंडिपेंडेंट है। हम चाहिए, अभी अभी आप देख रहे हो कि ट्रेड जो वार चल रही है यूएस के साथ, है ना, इवन की नाटो, नाटो क्या कर रही है, डेली हमको धमकी दे रही है कि हम आपके पास 500 तक का टेरिफ को हम क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे। करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो आप देखो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अपना पॉलिसी, है ना, किसी फॉरेन या तो एक्सटर्नल पावर के दबाव में आके अपना नीति चेंज करे, या तो वो हमको इन्फ्लुएंस करते, गाइड करे कि नहीं आपका पॉलिसी चेंज करो, तो उसको हम लोग सॉवरेनिटी नहीं बोलते। सॉवरेनिटी का मतलब समझ आएगा, संप्रभुता का मतलब क्या होता है अब, कि किसी, कि हम इंडिया, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, अगर हम टर्म को यूज करेंगे तो इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, मतलब भारत एक संप्रभुत्व देश है, मतलब किसी के आगे झुकेगा नहीं, खासकर फॉरेन पावर के
इन टर्म और कौन से थर्ड पार्टी और सम एक्सटर्नल पावर, वो सेट टर्म यूज करने का कोई एक एक्सटर्नल पावर जो कोई बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, जो संविधान सभा बनेगा एंड दैट शुड बी कंप्लीट, है ना, सॉवरेन। मतलब संविधान सभा हमारा कैसा होना चाहिए, आप बताइए, आप लोग समझ में आ गया इस टर्म को? संविधान सभा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया, बोलिए, तब मैं समझ पाऊंगा ना कि आप लोग को समझ में आ रहा है। संविधान सभा कैसा होना चाहिए? देखिए कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। संविधान सभा कैसा होना चाहिए? एक एक करके पूछता हूँ आप लोग से। सॉवरेन, हाँ, ओके, बाकी लोग, संविधान सभा कैसा होना चाहिए? प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, किसी को उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इतना इतना टाइम लगता है बोलने में आप लोगों को? हमको तो 5 बार बोलना पड़ता है, आप लोग को बोल रहे, तब ना समझ में आएगा जी। अब हाँ, मैं पढ़ा रहा था, आप लोग समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए। तो ये रही बात, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि संविधान सभा, और फिर धीरे धीरे हमारा जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और या तो इंडिपेंडेंस एक्ट, ये हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो जाता है 1947 में, ठीक है, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट, राइट। और इस एक्ट, अब संविधान सभा तो बनेगा, सबने डिमांड किया, कैसा होगा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको किस एक्ट के तहत स्वीकार किया गया, और किस अधिनियम या तो एक्ट के तहत, ये जो आपका 1947 का जो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट था, जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद ही तो संविधान सभा बना ना, उसके बाद संविधान सभा बना, फिर वहां पे हमारा डिस्कशन हुआ, कानून बना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लियर हो गया? यहाँ ये हमारा तो बेसिक चीजें रहा। फिर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, आप देखो थोड़ा सा टाइम लाइन आपको याद पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। जो हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वैसे बताया कि हमारा ऑलमोस्ट 3 साल लगा। तो हमारा 1947 में जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, राइट, उसमें हमको स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन हम उससे पहले ही हम बैकग्राउंड में शुरू कर दिए थे 1946 से लेके, और आपको पता है 1949 तक बन के रेडी हो चुका था, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि आपका दिसंबर 9 में, मतलब दिसंबर 9 1946 क्या हुआ, पहला मीटिंग हुआ था किसका, फर्स्ट मीटिंग, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इतना पता नहीं, मतलब डेट याद नहीं रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो इतना मैं आपको एक्सप्लेन किया। संविधान सभा का पहला मीटिंग 9 दिसंबर, फिर आपका 21 फरवरी, ठीक है, टैब 21 1948, आपका फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है, इसका ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया, ठीक है। थर्ड बलिप्रथम, थर्ड में 4 नवंबर, मतलब नवंबर 4 अगेन 1948। अब ये जो पहला ड्राफ्ट रखा गया था, इसी को क्या किया, रिवाइज किया गया, है ना, रिवीजन वर्जन, मतलब रिवाइज किया गया, ओके, इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 4 नवंबर 26, आपको पता ही है, ये ऑलरेडी बता चुका मैं, कि 1949 में फाइनल जो संविधान है, इसको एडॉप्ट किया गया था, फोर्थ में नहीं लाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइनल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्या किया गया, इसको एडॉप्ट कर लिया गया, एडॉप्टेड। तो ये आपको समझ में आ गया। और उस समय अगर आप देखोगे, तो संविधान सभा में जो कितने मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सीए में कितने लोग थे उस टाइम पे, मेंबर थे 299 मेंबर्स थे, ठीक है। कितने महीने लगे,
तो अगर आप देखोगे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ये बताया हमने। तो ये आपका 24 महीना, और इधर आपका 11 महीना, तो 24 10 34, मोटा मोटी 35 मंथ्स, यही निकल के आ गया है ना। इतना मंथ्स लगा डिस्कशन करने में, ठीक है। और यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बन गया था आपका इस बार, इसी बार का मेंस में था, कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे यहीं पे तो बन गया ना ओरिजिनल, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको बनाने में इतना टाइम लग गया, ठीक है। और इसको बनाने में जो अमेंडमेंट किया गया था, अब 35 महीना चला, 3 साल ऑलमोस्ट चला, राइट। क्योंकि भारतीय 36 महीना था, तो 3 साल पूरा पूरा हो जाता, 35 महीना होता, 1 महीना कम आपका 3 महीना ही लग गया था, मतलब 3 साल। तो यहाँ पे कितने अमेंडमेंट हुआ था, कितने संशोधन हुआ था, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन अगर बेसिक से ही पूछ दिया कि संविधान बनाने की प्रक्रिया को डिस्कस करें, तो तब शायद आपको ये फैक्ट काम आ जाएगा। तो 7,635 अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया गया था, कब, संविधान सभा में, राइट। और मतलब इतना अमेंडमेंट को प्रोपोज किया गया था, है ना, प्रपोज किया गया था, लेकिन कितना को स्वीकृति मिली, स्वीकृति मिली आप लोगों को 2473 को ही स्वीकृति, मतलब इतना को डिस्कस किया गया, बेसिकली डिस्कस्ड, इतना को प्रपोज किया गया था, डिस्कस किया था इतना, ओके। और आपको पता है संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, वो तो उतना बेसिक आपको पता होगा ना, वो सब मैं नहीं पढ़ाता हूँ ना, बेसिकली आपको मैं इतना सोच के चलता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज नन अदर देन द B.R. अम्बेडकर, ओके। तो इस बार का जो मेंस का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, वो आपको बता देता हूँ। पूछा गया था कि ओरिजिनल जो संविधान बना, जो हमने डिस्कस किया कि कैसे बना, कब बना, कितना टाइम लगा के, है ना। तो क्वेश्चन था कि ओरिजिनल संविधान बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने आर्टिकल थे, ठीक है, कितने भाग थे, और कितने शेड्यूल्स थे, ऑप्शन देखे रखते, ठीक है। ये आपका 11 जेपीएससी मेंस क्वेश्चन, क्वेश्चन। तो आप बताइए, अभी आप लोगों को मैं बताया नहीं हूं, लेकिन आपको पता है क्या ये चीज, बोलिए बोलिए। नहीं पता है सर। ओके, और किसी को, देखिए 22 पार्ट्स, एक शेड्यूल्ड, पार्ट्स मतलब भाग, ओके, शेड्यूल्ड, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, आप लोग बोलिए शेड्यूल का मतलब क्या होता है, और 395 आर्टिकल्स, अनुसूची, शेड्यूल मतलब अनुसूची। तो 22 8, ये चीज याद रखना, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्ड, और असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, कोई शेड्यूल, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स, जो हमारा एक्चुअल संविधान बना संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये रहा इतना 22 8 395 आर्टिकल्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछा था इस बार क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि छोटा छोटा चीजें पूछता है ऑब्जेक्टिव से फॉर्म में, ओके। और अभी कितना है, आप लोगों के लिए ये तो उस टाइम का बात है, जो हमारे संविधान सभा में बना के दे दिया, कब बना के दिया, 26 जनवरी, अब एक तरह से इनेक्टेड वाला ही पूछ रहा हूँ, चलिए इनेक्टेड वाला कब हुआ था, इनेक्टेड मतलब एडॉप्टेड वाला 26 नवंबर वाला बता देता हूँ, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तब की बात है कि इतने सारी चीजें वहां पे दिया गया है, ठीक है। अभी कितने हैं, ये सब चेंज हो गया है ना, ये सब ओल्ड हो गया, ओरिजिनल वाला, है ना, दिस इज ओरिजिनल। नाउ रिवाइज कितना है आपको बताना है, आपका नोट्स पे ये भी होना चाहिए करेक्टली कितना है, सेम कितने शेड्यूल्स, कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल्स, ये आपका होमवर्क,
ओके नाउ अब हम बात करते हैं नेहरू का विजन। जवाहरलाल नेहरू का विजन क्या कहता है? जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं 1946 के टाइम पे, अब मोतीलाल नेहरू का द्वारा क्या लाया गया था, हमने डिस्कस किया नेहरू रिपोर्ट, करेक्ट? नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या लाया गया? ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज का उद्देश्य, ठीक है। रेजुलेशन का मतलब प्रस्ताव। तो आप दोनों को सोचिएगा कि नेहरू रिपोर्ट मतलब जो आई मीन मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। और ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन का पर्पस क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन का क्या पर्पस था? जब 1946 में बात किया, उन्होंने बात किया कि जो रेजुलेशन होना चाहिए कि आपका बेसिकली जो किसी चीज का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, है ना? उन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन है, उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, उसमें एक संकल्प के रूप में कुछ को किया, जिसमें किसी मतलब घोषणा की बात किया, है ना? दृढ़ दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा, समर्पण, है ना? उसको हम क्या बोल सकते हो इंग्लिश में कि दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा, समर्पण, दैट मीन्स घोषणा का मतलब डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन। ओके, फर्म रिजॉल्व, दृढ़ संकल्प का मतलब क्या? फर्म रिजॉल्व। ओके, रिजॉल्व, ये सब these are the parts of objective resolution। उद्देश्य प्रस्ताव। 3 प्लेज। 4th डेडिकेशन। ये सब क्या है? जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन है ना, उसका ही ये राइट। दैट मीन्स इसका डेडिकेशन का मतलब क्या हो गया? समर्पण, राइट। प्लेज का मतलब क्या? प्रतिज्ञा। ओके, दिस इज नथिंग बट योर दृढ़ संकल्प, did cycle and this declaration is nothing but personal। Okay, so basically this is all about your objective resolution। Okay, उसके बाद हमारा जो आप ये बोल सकते हो कि क्या हमारा जो संविधान है, तो बोलते हैं ना जी, जैसे कि आप कुछ बताओ कि बहुत सारे संविधान का जो हमारा प्रोविजन है, प्रावधान है, बाहर का देशों से लिया गया है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, है ना? फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, राइट? फॉर एग्जांपल जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, कैसे काम करेगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे देश से क्या किए हैं, बोरो किए हैं, यस और नो, है ना? बोरो का मतलब दूसरे दूसरे देश में जो प्रावधान है उसको एक तरह से हम यू कैन से दैट कि हमने वहां से लिया है। ओके, तो बहुत लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि जो इंडिया का जो संविधान है ना, वो एक कॉलोनियल संविधान है। क्या इस टर्म क्या बोलते हैं? कॉलोनियल संविधान। आप इसमें एग्री करते हो इस टर्म को? कॉलोनियल का मतलब औपनिवेशिक, आपको बताया था राइट? औपनिवेशिक संविधान है, निवेशिक संविधान। क्यों? अगर कुछ हद तक ये सही भी है, कुछ हद तक हम इसलिए सही नहीं मानेंगे, आप बताओ, है ना? जब हमारा जिसको हमने बताया कि डिस्कस किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो बहुत काफी पहले से काफी पहले टाइम पे हो गया था, है ना? अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें या तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, है ना, ये सब कहाँ पे हुआ था? सब आपका यूरोप में हो चल रहा था, राइट? तो वो सब जब हुआ तो हमारा देश उस समय क्या था? गुलाम था, राइट? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? ऑलमोस्ट आपका अगर बोला जाए तो 1700 के आसपास, ठीक है। हमारा देश उसमें क्या था? इंडिपेंडेंस था, सॉरी आई मीन ये था, गुलाम था, ठीक है, कॉलोनियल था, राइट? यूएस तक का, ब्रिटिश का। तो और जितना हम टर्म का यूज करते हैं, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि लिबर्टी की बात किया हमने, राइट? कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो उस सब का जो जन्म हुआ,
इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही देन है उसका, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब फ्रांस में सब चल रहा था इतने सारी चीजें, तो और हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड कंट्री है उसका अपना संविधान उस टाइम बना चुका है, ठीक है। तो अगर मान के चलो हम भी अगर इस टाइम पे आजाद हो जाते हैं, है ना, मतलब काफी पहले, तो जो बाकी देश जो अच्छी अच्छी चीजों को, कानून को अपने संविधान में ऐड किया, तो हम भी कर सकते। हमारे देश में उस समय क्या हुआ, एक तो हम काफी लेट आजाद हुए, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि कोई मोबाइल कंपनी है, ठीक है, मोबाइल कंपनी है ना, जो काफी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है ना नए टाइप के फीचर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और अभी जो मान के चलो आप अपना मोबाइल का फैक्ट्री अगर चलाना चाहोगे, है ना, लगाना चाहोगे, नया मोबाइल बनाना चाहोगे, तो जो यहाँ पे फीचर्स हैं, तो वही वाला फीचर्स तो आप दोगे ही दोगे। तो आप ये थोड़ी कोई बोलेगा कि आपने इस कंपनी का फीचर्स को क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है। क्योंकि पता है कि आप आज की डेट में कोई मोबाइल होगा तो ये सब फीचर्स चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप चाहिए ही चाहिए, फेसबुक चाहिए ही चाहिए, यूट्यूब चाहिए ही चाहिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसने कॉपी किया है। हाँ, इसने क्या किया, ये सब उस समय की डिमांड थी, है ना, उस समय के हिसाब से बना दिया, लेकिन आज की डेट में भी तो डिमांड है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने आपको कॉपी किया है। सेम चीज भारतीय संविधान के साथ हुआ। जो मेजर मेजर फीचर्स है देखो, सब हमने कहीं ना कहीं किसी देश से लिया। क्यों? क्योंकि ये देश पहले काफी आजाद हो चुके थे और उस समय के हिसाब से उन्होंने बना दिया, जो कि आज भी रिलेवेंट है। तो इंडिया ने क्या किया, उसको अपने संविधान में कॉपी पेस्ट किया, है ना। बट थोड़ा बहुत चेंजेस भी किए, है ना, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं बोलते हो, इसलिए बोलते कि उस समय इंडिया से पहले जो देश थे ऑलरेडी संविधान बना चुके थे, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उसको जस्ट यूज किया, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉलोनियल डॉक्यूमेंट सम हद तक सही है ना। बट बहुत सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि हमने बताया कि जो नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी, राइट, जो नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में भी उसका भी कुछ भी बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में है, राइट। और नेहरू रिपोर्ट में क्या चीजें था, जो हमने लंबा टाइम स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, लॉन्ग स्ट्रगल ब्रिटिश के साथ, उसका जो रिजल्ट है उसी को हमने क्या लिखा, नेहरू रिपोर्ट के तौर पे प्रेजेंट, ठीक है। सो यही था हमारा जो बेसिक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और संविधान मतलब, सॉरी, सबसे पहले एक चीज वर्ड यूज कर देता हूँ कि वन नेशन वन पीपल, वन नेशन, ऐसे ये सब जब चीजें लिखोगे ना तो बाकी लोग ये सब लिख नहीं पाएगा, है ना। वन नेशन वन पीपल, ठीक है, वन नेशन वन पीपल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो संविधान है ना, क्या करता है, एक राष्ट्र, आप हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे इसको बताइए, वन नेशन, कैसे लिखोगे इसको बताइए, एक राष्ट्र एक लोग, यही बोलोगे। एक सबको इकट्ठा करता है, संविधान सबको बांध के रखता है, सबको कानून सबके लिए एक है, एक राष्ट्र एक लोग, ठीक है। अब हमने उस टाइम पे क्या बोला था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड, क्या बताया था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड। यही सब जो टर्म है दूसरे से अलग करेगा, हमारा संविधान, संविधान हमारा, प्राइड का मतलब क्या बताया, बताइए हमको हिंदी क्या बताया, गर्व, राइट, स्वाभिमान। स्वाभिमान। तो ये सब चीजें हैं कि गर्व भी बोलो, मतलब स्वाभिमान बोलो, बात बराबर है ना। तो अब देखो, अब अभी तक तो 1 घंटा हो गया ना, 10:30 को शुरू किया था, हमारा 12 बजे चल रहा है, तो 1.5 घंटा हो गया, 12 बज गया ना, ओके। तो अभी थोड़ा सा कैसा लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा इसको स्टॉप शेयरिंग करते हैं, इस संविधान में ऐसा पढ़ा जाए जो मतलब मेंस के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा, राहुल से पूछते हैं थोड़ा सा। राहुल अनम्यूट भी करिए, आगे कैसे, अच्छा, कि थोड़ा सा अनम्यूट हो जाइए, कि मतलब थोड़ा सा सही पढ़ा रहे हैं इनसे।
अच्छा ठीक है, अच्छा चैट में रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके किरण, अनम्यूट जल्दी, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम का समझिए, सबका टाइम का कितना क्राइसिस है, इम्पोर्टेंस है उस टाइम का। क्या बोले सर? क्या लग रहा है कि ऐसा पॉलिटिक्स पढ़ने से आपका मेंस में काम आएगा कि नहीं आएगा? आएंगे सर, काम आएगा। कि कुछ मतलब मैं दूसरे चैप्टर टाइप से भी पढ़ा सकता हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि मैं पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि आप लोगों को थॉट प्रोसेस जो है डेवलप, जैसे इकोनॉमी पढ़ाया ना आप लोगों को और पढ़ा भी रहा हूँ इकोनॉमी को, तो उससे भी अच्छा मैं पॉलिटिकल टॉपिक एडमिशन पढ़ा सकता हूँ जितना अच्छा आपको इकोनॉमी पढ़ाया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप इसी टाइप से इतना डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो कि ऊपर ऊपर, जैसे कि आपको कोई पीडीएफ में नहीं या सर, बुक में डिटेल्स लिंक? में ही पढ़ाइए, डिटेल्स में ही। हाँ, तो जैसे जा रहे हैं वैसे मतलब सही चल रहा है? हाँ सर। तो इससे पहले आपने पॉलिटिक्स पढ़ा था क्या कहीं पे, बुक से खुद से या तो कहीं से कुछ? मतलब इतने डिटेल्स में बोल रहे हैं सर? नहीं मतलब कैसे भी मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ डिफरेंस समझ लग रहा है कि क्लास करने से कुछ फायदा हो रहा है, या फिर तो जब खुद से पढ़े या तो समझ में चीजें नहीं आ रही थी अब ज्यादा क्लियर हो रही है, इस टाइप से कुछ हो रहा है मतलब तब कुछ ना, जबकि हाँ पहला ही सर। क्लास है हमारा। नहीं, बहुत सारा चीज क्लियर हो रहा है सर। अब पहले थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे थे तो बस फैक्ट मतलब डेटा ही याद था। तो अब जैसा आप पढ़ा रहे हैं तो चीजों को रिलेट करके मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। विक्रम, लास्ट वीडियो के पास होता यस सर, अच्छा है सर। मतलब पॉलिटिक्स में घुसने से पहले आप मतलब चीजों को समझा दे रहे हैं कि मतलब यहाँ से स्टार्ट किया जाता है और यहाँ से आप एक मतलब रोड की तरह आप ले जा रहे हैं। आपका तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है जी, आपको तो हमसे ज्यादा आना चाहिए। नहीं सर, क्लास नहीं किए वैसा सर, वो तो बुक डायरेक्ट आता था तो पढ़ते थे, उसमें अंतर है ना सर। अच्छा ठीक है। तो मतलब जो आपका जो कहने का मतलब वही है कि देखिए चीजों को पढ़ते हो ना, प्रैक्टिकल होके सोचिए, है ना? यस सर। प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल चीजें को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो आंसर में जब मैथ्स में जाओगे तो आंसर लिखने के समय आपको मतलब होता है ना कि आप वहां पे माथा खुजला रहे हैं ना कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा क्या लिखेंगे। यस सर। तो ये चीजें अगर आज के मान के चलो क्लास जो कर लिया, मान के चलो आप लोग देख लिए, ठीक है, या सुन लिए, तो सर अगर इस टॉपिक से कि संविधान कैसे बना, ओरिजिनेट कैसे हुआ, है ना, संविधान बनाने की प्रक्रिया का डिस्कस मतलब डिटेल में डिस्कस कीजिए, तो मुझे लगता है कि आज के बाद अगर कितना भी पढ़ने में आप लोगों को लिखा जाए तो मुझे लगता है आप लोगों को वर्ड खत्म ही नहीं होगा एक ही क्लास के। यस। राइट, तो क्यों क्यों आपने चीजों को समझ लिया। तो यस ऐसे सर। ही आपको ट्राई करो कि प्रैक्टिकल, लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे तो ये सब चीजें नहीं समझ में आएगा। बुक में तो कोई भी यस बुक पढ़िएगा ना, तो बुक में बुक किस लैंग्वेज रखा आता है, राइट? तो टीचर का सर। यही यस। तो काम होता है कि कोई चीज को कितना सिंप्लीफाई कर दे और कितना प्रैक्टिकल होकर उसको कनेक्ट कर दे। यस बाकी सब सर। बुक में तो चीजें अगर देखा जाए तो लिखा रहता है ये सब, बट आप उसको कितना सिंप्लीफाई करना ही टीचर का काम रहता है। यस सर। यस सर। आप लास्ट में विवेक के बहुत होते हैं। यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में तो सब आता है ना? मैं जो पढ़ाता हूँ सब समझ में आ रहा है। इकोनॉमी में समझ में आएगा, पॉलिटिक्स भी आएगा समझ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल होकर सोचिए चीजों को, है ना, तो बहुत फायदे में आप लोग रहोगे, राइट? तो कहने का मतलब इतना था। बाकी आप अगर मैं चाहूँ तो सीधे आपका सिलेबस में प्रियम्बल में जा सकता था मैं, है ना, क्योंकि मेरे लिए तो टाइम और इम्पोर्टेंट है ना, कि मैं एक्स्ट्रा आपको 2 घंटा क्यों दूँ ये सब चीज पढ़ाने के लिए। बट मुझे पता है कि अगर मैं सीधे प्रियम्बल पे आ जाता सिलेबस में तो शायद प्रियम्बल आपको समझ में आ जाता, लेकिन चीजें बैकग्राउंड आपको समझ में नहीं आता। करेक्ट। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि स्क्रीन आपको शेयर दिख नहीं रहा होगा, लेट मी शेयर वन। अभी हमारे पास टाइम है, स्क्रीन दिख रहा है तो बोलिएगा, राइट? दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। Okay. तो
कहाँ पे थे हम लोग? अच्छा, नेहरू का विजन पे थे ना, 4 विजन बताया। क्या बताया? घोषणा, दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा, और एक और क्या था? समर्पण, डेडिकेशन, राइट। तो अगर हम देखें, अगर आपसे पूछा जाए, चलिए मैं अब ये नहीं पूछता हूँ, आपसे पूछा जाए कि जो अभी तो 76 साल हो गया है ना, हमारा संविधान को बने हुए कितना दिन हो गया? 76 साल हो गया, 76 ईयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 76 साल में जो मेजर मेजर संवैधानिक सुधार हुआ है ना, मेजर मेजर, ऐसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ है, आपको भी पता है ना। बट अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, अगर नहीं भी पूछा जाए, तो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि जो मेजर संविधान संशोधन हुआ है, सुधार हुआ है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट भी नहीं बोलो तो, या तो ऐसे बोल दो कि जो जो सुधार हुआ है ना, अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट, जो सुधार हुआ है मेजर मेजर। तो आप बोल सकते हो कि आप थोड़ा बहुत बताइए, आपको इसमें क्या क्या होना चाहिए, मेजर जो हमारा रिफॉर्म्स हुआ है और अमेंडमेंट हुआ है, क्या क्या हुआ है अभी तक 75-76 साल में? बताइए, सोचिए ना, सर इजी एक तो है। प्रीएम सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़ा गया। आ, हाँ बिल्कुल, जो आप 1940 मतलब 42nd अमेंडमेंट की बात कर रहे हो, राइट? 42nd अमेंडमेंट, राइट, ओके। ओके, और लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। ऑल राइट, 73rd पे आप आ गए हैं ना, 73rd 74th, राइट, 73rd एंड 74th, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके। और ये आपका कब था? 1976 में था। ये कब था? 1992 में था। आगे जो मेजर मेजर की बात कर रहा हूँ, सबको बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप जी सर, चतुर्थ संविधान संशोधन। चतुर्थ, फोर्थ बोल रहे, फोर्थ में क्या था? और 101 भी तो है मेन। यहाँ पे क्या क्या था? 101 में क्या क्या था? सब तो पता है, ये तो हमने इकोनॉमी में डिस्कस किया था। 101 जीएसटी। जीएसटी, ठीक है, जीएसटी, ठीक है। और ऐसे अदर और भी बहुत सारे लैंडमार्क है, बट जो मेजर मेजर सब है ये भी है ना। आप एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया, वो सब भी चीजें हैं। हाँ, विक्रम कुछ बोल रहे थे, थोड़ा बताइए क्या बोल रहे थे, आपको समझ में नहीं आपका पॉइंट। जी सर, फोर्थ संविधान संशोधन जो हुआ, जिसमें कि नवीन सूची को डाला गया सर। ऐसे अमेंडमेंट तो बहुत सारा है, बट मैं हम बात कर रहे हैं कि जो मेजर मेजर है ना, कि जिसने आपको एक लैंडमार्क ये कर दिया। तो आप ये भी बोल सकते हो आर्टिकल 370 को हटाना, यस सर, यस सर। का जो जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है। और फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स को, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ना भी तो आ जाएगा ना, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को भी आप ऐड कर सकते हो। आप मूल कर्तव्य किस में आया था? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। तो ये सब बेसिकली आपको चीजें हैं कि कुछ कुछ है ना, मेजर मेजर चीजें आपको पता होना चाहिए, ओके। आगे ये सब चीजें डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट जब हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ठीक है। ऑलराइट, तो हमने अभी सब इतना चीजें देखा। और क्या इसमें हिस्ट्री की तरह क्या बोल सकते हैं? ओके, वन नेशन वन पीपल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड, ये भी बता दिया, राइट, ओके। हाँ, एक अंबेडकर जी ने बताया था, और चलो उसको भी बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, चलो।
अब हम बात करते हैं, ओके, तो मैं अच्छा, गुड गवर्नेंस डे तो मैं, अच्छा जब पब्लिक एडमिशन आएगा तब पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इंडिया को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। क्या कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके। तो आप बताओ कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, इतना समझते हो, डेमोक्रेसी मतलब, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, राइट, ओके। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, मीन्स, और यू कैन से इंडिया इज ए लार्जेस्ट, राइट, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और यूएस क्या है, अमेरिका क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इट इज लार्जेस्ट, नहीं लार्जेस्ट नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि इट्स ए ओल्डेस्ट, मतलब पुराना डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इंडिया इज ए लार्जेस्ट, इधर रहेगा वर्ड में, लार्जेस्ट वर्सेस ओल्डेस्ट, ओके, ध्यान रखिए। जब आप चीजों को लिखते हो ना, तो सिर्फ कंपेयर क्या करो कि दूसरा देश क्या है ना, वहाँ का सिस्टम क्या है। तो इंडिया का सिस्टम क्या है, गवर्निंग का जो ढांचा है ना, संवैधानिक ढांचा इंडिया का कैसा है, संवैधानिक जो ढांचा है और व्यवस्था, ये भी बोलना है, व्यवस्था, ठीक है, कैसा है, कोई कमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा है, देखो, मतलब व्यवस्था की बात हो रही है। जब हमने यूएस की जिक्र कर लिया, तो यूएस क्या है, आपका प्रेसिडेंशियल है, यस और नो, वो प्रेसिडेंट ही सब कुछ। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर, मतलब अभी फिलहाल मोदी की बात करें तो मोदी ही सर्वे सर्वा है, राइट। अभी अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस क्या है, अगर आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप क्या है, ट्रंप के क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर है कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। यूएस के केस में क्या है, प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा है, इज हेड ऑफ द स्टेट। पॉलिटी के टर्म में हम सर्वे सर्वा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। मैंने इसीलिए मैं बताया था ना कभी किसी क्लास में कि स्टेट का मतलब प्लेस टू प्लेस से होता है ना, स्टेट का मतलब राज मत समझ लेना, नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि राज का स्टेट, और पीएम होता है इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का हेड। उसमें से भी इंडिया का केस में क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा नॉमिनल हेड, मतलब एक नाम मात्र, नॉमिनल, है ना, नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड, नाम मात्र का हेड रहेगा। दूसरा होता है रियल हेड। आप बताओ यहाँ पे इंडिया के केस में नॉमिनल हेड कौन है और रियल हेड कौन है, यूएस में तो दोनों एक ही है, मतलब नॉमिनल होता ही नहीं है, सिर्फ रियल ही होता है ना। पहला वाला केस यूएस के केस में नॉट एप्लीकेबल, सेकेंड वाला पॉइंट है, मतलब रियल हेड क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प है, रियल हेड। तो इंडिया के केस में बताइए, इसी को मैं बोलता हूँ कि व्यवस्था। तो नॉमिनल होता है राष्ट्रपति, उसको बोलते हैं कि नाम मात्र का हेड, ठीक है। और रियल हेड मतलब जिसके पास होता है कि रियल पावर। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं, हमारे पास बताओ, द्रौपदी मुर्मू जी के पास कोई पावर है क्या रियल में, नहीं है। रियल पावर किसके पास है, हेड ऑफ द स्टेट। और हेड ऑफ द स्टेट हमारे इंडिया में क्या होता है, कौन होता है, पीएम। तो पीएम जो होता है, दैट मीन्स जो हम जिस व्यवस्था की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसको लोग क्या बोलते हैं, इंडिया फॉलो किस टाइप का डेमोक्रेसी है ना, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है, बट इट्स ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया मतलब यूएस के केस में क्या हो गया, इंडिया के केस में क्या हो गया, ये आपका हो गया इंडिया मतलब सर यूएस का केस क्या हो गया, आपका एक
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कहते हो। अगर कोई पूछा जाए आपसे, मतलब कोई पूछता है, या तो अगर आपको नहीं पता तो लिखते हो समझने के लिए, तो वो टाइप का गवर्नमेंट का फॉर्म हो गया, टू टाइप, DYPE। ओके, वन इज one is your presidential form of government, presidential form of मतलब सरकार का प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना। सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इंडिया क्या है, मैंने बताया कि इंडिया किस टाइप का है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, और यू कैन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दोनों एक ही चीज है ना, विद फेडरल स्ट्रक्चर। तो आप इसको जैसे बताया कि नॉमिनल को एक दूसरा नाम बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बताया कि एक नॉमिनल है, उसको दूसरा टर्म बोला जाता है कि सीरो नहीं, सिरे, SEREMONIAL, सीरेमोनियल हेड। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। ऑलराइट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, नॉमिनल का मतलब अगर हिंदी निकाले जाए तो क्या होगा, नॉमिनल ये सब बोलते हैं कि नॉमिनल कहीं पे अगर आपने चार्ज देते हो, राइट, कहीं पे खाना खाते हो या तो कहीं पे चार्ज देते हो, है ना, तो कोई भी फीस देते हो तो बोलते हैं कि नॉमिनल फीस था, इसे बोलते हैं ना। ये मतलब ये वर्ड यूज करते हो कि नहीं करते, नॉमिनल था, मतलब नॉमिनल मतलब नाम मात्र, क्या, नाम मात्र। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का क्या है, क्या है, नाम मात्र का, आप ये बोल सकते हो कि हेड है ना, नाम मात्र। ठीक है, बट वास्तविक, रियल का मतलब क्या, वास्तविक कौन हो गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर। रियल पावर किसके पास है, वास्तविक। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया कि दो, इसमें दो टर्म का यूज हमने किया है ना, दो टर्म में क्या यूज किया, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र। अब संसदीय लोकतंत्र का मीनिंग थोड़ा आप सोचो कैसे होगा, अब क्या होगा, लोकतंत्र। ठीक है, पार्लियामेंट्री। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो, और यह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हो, आप बताओ क्या होगा। देखो, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हमको इसके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंशियल है नहीं, यूएस जैसा तो है नहीं, तो यूएस को नहीं पता है होगा तो चलेगा, बट हाँ थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यूएस क्या है। यूएस इज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएस क्या है, मैंने दो चीज बताया, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बात बराबर है। दूसरा क्या बताया आपको, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ओके, प्रेसिडेंशियल, ओके, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोलते, डेमोक्रेसी भी बोलते, ओके, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ओके, तो आप एक चीज बताओ कि क्या दोनों में मेजर डिफरेंस है, आप थोड़ा सोचिए, कितना तो आपको मतलब आइडिया होना चाहिए ना, बताइए क्या मेजर डिफरेंस। ये सब टर्म आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, क्या तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्लियर, सिंपल सा बात देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब आप थोड़ा यूएस में जाओ ना कि यूएस इलेक्शन कैसे होता है और इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है, हम अपना हेड को कैसे चुनते हैं। जब पार्लियामेंट का हमने आपको समझाया ना कि रियल हेड इंडिया क्या है, इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ढांचा जो है हमने क्या होता है कि संवैधानिक व्यवस्था, इस ढांचा जो भी, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया का कैसा है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट फॉर्म, हमारे पास पार्लियामेंट है, राइट। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, और आपने बताया कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक रियल हेड होगा और एक क्या होगा, नॉमिनल हेड और सिरोमोनियल हेड, नॉमिनल हेड। आप ऐसा सोचो सिंपल, कि हमारे देश का जो मुखिया है मोदी जी, प्रधानमंत्री, ठीक है, तो मैंने बताया कि रियल हेड है, तो रियल हेड को कैसे चुनते हैं, ऑलवेज दैट कैन बी चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, उसी का अगर हम बात करें कि लोकसभा का इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट लोग, होता है पर बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, आप पार्लियामेंट का संसदीय लोकतंत्र, इसको एक दो बोल सकते हो कि आपका राष्ट्रपति लोकतंत्र, ओके, यू कैन से दैट। इसका जो मुखिया हेड ऑफ द स्टेट चुना जाएगा, यहाँ पे जो सर मैंने रियल हेड बताया ना, है ना, या तो इसी को क्या बोल रहे हैं, ये हेड ऑफ द स्टेट, राइट, हेड ऑफ और रियल हेड। यहाँ पे रियल हेड तो कौन है, ट्रम्प है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्रम्प है। इसको कैसे चुना जाएगा, यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आपका डायरेक्ट ही होगा, इट कैन बी और माइट बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों होगा, ठीक है। पहला डिफरेंस प्रेसिडेंशियल फॉर्म और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पहला है कि इलेक्शन का, दूसरा कौन रियल हेड होगा, वो भी आपको दो मेजर डिफरेंस बता दिया, और क्या हो सकता है, इसलिए पूरा थोड़ा सोचिए, एक्सरसाइज किया तो दिमाग पे कि तब आपको बहुत पता चलेगा। यहाँ पे मैंने बताया ना, गवर्नमेंट का तीन पार्ट होता है और तीन अंग होते हैं डिफरेंट, उनको सब मैंने बताया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राइट, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बताइए, और यहाँ पे तीनों का क्या रहता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये कीजिए, है ना, दिमाग को, अच्छा ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको छोड़िए, थोड़ा इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टर्म बोला जाता है कि यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट, है ना, आप यहाँ बताओ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या टर्म हो रहा है, स्टेट, तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट समझना पड़ेगा, डिफरेंस है ना, हेड ऑफ स्टेट वर्सेस हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, देखो दोनों में सिमिलर वर्ड है, बट इसका जब पॉलिटिकल टर्म, पॉलिटिकल साइंस की टर्म बात करेंगे, तो जब हेड ऑफ स्टेट की बात करते हैं ना, तो आपको लगेगा कि यार ये कहीं ना कहीं मोनार्की सिस्टम की बात हो रही है, मोनार्क मतलब आपको लगेगा कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है ना उस टाइप में, और यू कैन से प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। बट जब हम बात करें हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि जब हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होता है, मैंने बताया कि रियल पावर किसके पास होता है, ठीक है, एक ही होता है। समझ में आ रहा है कि अब बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है कि अब कभी टाइम हो गया ना, आ रहा है सर समझ में। आ रहा है, ओके। हम्म। तो एक चीज और डिफरेंस समझ लो, तो उसके बाद जब एक्चुअल में जब आएगा टर्म, तो अब देखो, जो वीटो पावर होता है ना, अब जैसे कि हमारा वीटो पावर का मतलब क्या होता है ना, या तो ये बोल सकते हो कि नो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अपना नाम सुना होगा बहुत बार, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब टर्म अभी समझ में नहीं आएगा, समझ लो कि क्या होता है, मान लीजिए नाम सुना रहा है कि नो कॉन्फिडेंस, मतलब कि विपक्ष को, मतलब अपोजिशन पार्टी को लगता है कि देखो पार्लियामेंट होगा, तो पार्लियामेंट में दोनों लोग रहेंगे, है ना, कौन, इधर आपका रूलिंग पार्टी रहेगा
है ना, जो रूल कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी अभी रूल कर रही है, और यू कैन से बीजेपी अलाइड एनडीए, एनडीए पार्टी। यहाँ पे आपके यूपीए वाले होंगे, राइट, मतलब जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो उनको कभी भी अगर इनको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि भाई गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है अपना मेजोरिटी शो करने का, और जब तक मेजोरिटी नहीं आई, सरकार नहीं बनेगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। तो क्या होता है, जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है इसको, गवर्नमेंट को, फ्रॉम द पावर। जिस दिन उसको ओपोजिशन को लगा कि हमको वोटिंग कराना चाहिए, मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। सुनते हो गए, है ना। हालांकि अभी ये ट्रेंड कम चल रहा है, क्योंकि अभी लास्ट 2-3 बार से दो बार तो बीजेपी फुल मेजोरिटी में आ गई, है ना। अगर किसी सरकार की जो पार्टी है ना, उसकी फुल मेजोरिटी के साथ अपने दम पे बनाती है, तो नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं मोशन, बट कोई सेंस नहीं बनता, है ना। लेकिन जब आपके पास गठबंधन की सरकार हो, ठीक है, और गठबंधन में सब ठीक सही से चल नहीं रहा हो, तो फिर उस ऑपोजिशन को लगता है कि यार शायद, है ना, गठबंधन में टकराव चल रहा है पार्टी के बीच में, तो हो सकता है कि पार्टी सरकार गिर जाए, तो पार्लियामेंट ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना। दैट इज कॉल्ड वोट वीटो नहीं, वोट फॉर वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। और यहाँ पे पार्लियामेंट ही क्या है, आपका सुप्रीम है। इस सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट्री, मतलब पार्लियामेंट लॉ को बना भी सकती है, कानून बना भी सकती है ना, कानून हटा भी सकती है। आपने देखा एग्जाम्पल, हमने देखा अभी कौन सा, आर्टिकल 370 को देखा, ठीक है। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 बनाया था भी, ठीक है, और हटाया भी, यस सर नो। किसने तो जब 370 को डाला था, आर्टिकल 370 संविधान में, किसने तो ऐड किया होगा, राइट। और किसने किया होगा, ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने किया होगा। वो हटाया किसके द्वारा, आपने देखा होगा, बस याद, अगर याद होगा तो अमित शाह और मोदी ने कितना, मतलब उस दिन हुआ था बहस, राइट। तो देखो तो हटाया भी किसने, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट क्या होता है, सुप्रीम। पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी का मतलब होता है पार्लियामेंट के पास सब कुछ पावर होता है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। वही उसका डिसाइड करता है कुछ भी, मतलब गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या लॉ बनाना है, ओके। एंड जो बना के देती है सुप्रीमेसी, उसी का जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, लेजिस्लेटिव मतलब क्या हो गया, पार्लियामेंट में आपको कानून बना के दे दिया। क्योंकि पार्लियामेंट क्या, मैंने बताया कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वही सर्वा है, वही डिसाइड करेगा। और उसका जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है ना, एग्जीक्यूटिव पार्ट, वो क्या करेगा, वो इसको अप्लाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान के चलो कि कोई नियम बन गया, अगर आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल कौन सा कोई सा भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग बना, सॉरी, जीएसटी की बात करा हमने अभी। जीएसटी कितना बताया, कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था, अभी बताया आप लोगों को, 101, करेक्ट। अब ये था हमारा, लेजिस्लेचर ने पास कर दिया। अब ये जो रियल पावर किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास। अब एग्जीक्यूटिव का काम है जीएसटी का जो भी प्रोविजन है, जो भी प्रावधान है, ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे लागू करना किसका काम है, इसका है। और जो हमारे जुडिशरी है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कानून ही गलत है ना, कानून ही गलत है, तो जुडिशरी इसको क्या करता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। उस टाइम क्या बोलते हैं, निरस्त कर सकते हैं, इसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो ये सब धीरे से आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे। तो फिलहाल इतना समझ में आ जाओ, समझ में आपको आना चाहिए कि लेजिस्लेचर का काम काम है, जुडिशरी का काम है, और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है। और इसमें से भी तो टर्म आता है कि कौन परमानेंट परमानेंट है, कौन टेम्पररी है, ठीक है। आप बताओ, जब हम, क्योंकि थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये आपका टॉपिक लिंक्ड है, तो जैसे कि आप देखते हो कि ब्यूरोक्रेट्स, आप पढ़ते हो ब्यूरोक्रेट्स, जानते भी हो ब्यूरोक्रेट्स, है ना। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या हो गया, जो आपका डीसी हो गया, है ना, एसपी हो गया, एसडीओ हो गया, ना सीओ हो गया, वीडियो हो गया, क्या है, दे आर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स। बट ब्यूरोक्रेट्स किस में आएगा, ये बताओ। लेजिस्लेचर में आएगा, मतलब लेजिस्लेटिव में आएगा, एग्जीक्यूटिव में आएगा, और जुडिशरी किसका पार्ट है ये सब, ब्यूरोक्रेट्स।
एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब ये कौन है, ये कौन है, ये लोग आपका कार्यपालिका है, राइट, कार्यपालिका। तो ये बताओ कि जो और एग्जीक्यूटिव में कौन है, जिसमें बताया यहाँ पे कौन सा है, विधायक लोग है, मंत्री लोग है ना, सांसद लोग है ना, विधायक, मंत्री या तो सांसद जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। तो ये बताओ, ये सब में जब दो टर्म यूज किया कि कौन परमानेंट है कौन टेम्पररी है, तो दोनों तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, राइट। एग्जीक्यूटिव में अभी ये दो टाइप के हो गए, आप कौन परमानेंट है और कौन टेम्पररी है। सोचो अब इसी को बताने के बाद क्लास को खत्म कर देंगे, 2 घंटा हो गया हमारा, है ना। पहले क्लास में ज्यादा लोड नहीं देंगे आप लोगों को, है ना। कौन परमानेंट है और कौन टेम्पररी, सिंपल सा है ना। आप हर 5 साल में इलेक्शन होता है कि नहीं, यस सर। तो हर 5 साल में जब इलेक्शन होगा, तो हर 5 साल में नया विधायक, नया सांसद चुन के आएगा या नहीं जाएगा। जब हर 5 साल में जब चेंज हो रहा है, जब चुनाव आएगा चेंज होगा, कुछ नए आएंगे कुछ पुराने चुन के आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड टेम्पररी। मतलब हर 5 साल के लिए तुम हो बॉस, है ना, 5 साल के बाद चेंज हो सकते हो। बट एक बार आप आपने यूपीएससी करेक्ट कर लिया, जेपीएससी करेक्ट कर लिया, आप एक बार वीडियो बन गए, एसटीओ बन गए, है ना, कलेक्टर बन गए, देन आपको कोई चेंज नहीं कर सकता है। यू आर नाउ परमानेंट, नॉट टेम्पररी। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन हुआ, ब्यूरोक्रेट्स लोग, डीसी, एसपी, एसडीओ, एसडीएम जितने भी हैं, दे आर परमानेंट। खाली एक बार आपको एग्जाम क्रैक करने की जरूरत है, देन यू आर पार्ट ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी मतलब हर 5 साल में आपको जनता तय करेगी कि आप आओगे या जाओगे, दैट्स व्हाई कॉल्ड इट्स टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। आगे समझ में। एग्जीक्यूटिव में भी दो पार्ट, परमानेंट, टेम्पररी। परमानेंट में कौन, टेम्पररी मतलब एग्जीक्यूटिव में परमानेंट कौन, टेम्पररी कौन, लेजिस्लेचर को जो जो कि आपका पार्लियामेंट हो गया, हो सकता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ओके, मतलब राज्य विधानसभा, और जुडिशरी न्यायपालिका जहाँ पे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अब कुछ आप लोगों को क्वेरी कुछ है तो बताइए, 2 घंटा हो गया। कुछ कमेंट है इसका, कोई डाउट नहीं है चलिए सर। क्लियर है विक्रम। सर अच्छा इसमें से कौन लोग हैं जो फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं लाइफ में पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स कभी नहीं पढ़े, ऐसा सबने कहीं ना कहीं पढ़ के रखा हुआ है इसका मतलब। यस सर। ठीक है, अच्छी बात। तो ठीक है, टाइम ऐसे भी हमारा हो गया है एज पर शेड्यूल्ड हमारा 10:30 to 11:30, ठीक है। तो जो भी है ऐसे ही हमारा सेशन। तो आप प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल यूज क्या है पॉलिटिका, तो मैं खासकर सिविल सर्विस में हमको किस दिशा में सोचने की जरूरत है, कैसे हमको मतलब चीजों को समझना होता है, तब जाकर सिविल सर्विस में हम अच्छा एक आंसर लिख सकते हैं, है ना। पीडीएफ के चक्कर में रहोगे तो फिर सब समझ में नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा ये सब चीज, आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, मिलते हैं आप सैटरडे को, है ना, इन इकोनॉमिक क्लास, ओके, बाय यस बाय। और अभी से पॉलिटिका पे आप नोट्स बनाते जाइए, तो फिर आपका फिर बैकलॉग बढ़ता जाएगा इकोनॉमी जैसा, है ना। अभी डे 1 है तो डे 1 से ही आप शुरू कीजिए, ओके। यस सर। Yes, sir. मिलते हैं सैटरडे को।